ये दोस्तों, ये इस चैनल पे पहले पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और ये मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी वीडियोस कितनी ज़्यादा कंसाइज और एकदम कॉम्पैक्ट रहती हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई सारे टॉपिक और कई सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं जिनको मैं स्ट्रेट अवे वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता और नहीं कर पाता और टाइमली भी नहीं कर पाता। आप जानते हैं। सो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट से अच्छा एक नया मीडियम नहीं हो सकता मेरे लिए। और साथ ही हमें नए क्रिएटर से मिलने का भी मौका मिलेगा, नए लोगों से जिनको उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जैसे जिन टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे वो हैं, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है, क्या उसकी कोई यूटिलिटी है, और साथ ही हम ईस्टर्न रिलीजन की कितनी सारी चीज़ें सोसाइटी के कितने एस्पेक्ट को कंट्रोल करती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही हम रैशनैलिटी के आइडिया पर भी एक क्रिटिसिज्म देखेंगे और क्या वो क्रिटिसिज्म सही है भी। और उसके लिए आज के जो गेस्ट हैं वो है अर्पित एक्सप्लेन। इनकी आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, ये काफ़ी डिटेल में साइंटिफिक वीडियोस बनाते हैं और इनकी रिलीजियोसिटी की जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगा कि आज के टॉपिक्स के लिए इनसे अच्छा गेस्ट नहीं हो सकता। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कॉन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था ना वो ये था कि लाइक कि ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ये लोगों में कैसे डेवलप करा जाए। कि जैसे सबसे पहले तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में अगर हमें बताना है तो हमें सबसे पहले ये बात करनी पड़ेगी कि ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरत देखिए मुझे लगता है इसकी इसलिए है क्योंकि आज की बात करें या फिर मतलब पहले भी देखें तो मुझे लगता है कि एक ये नज़रिया है इस दुनिया को समझने का। जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर बात करेंगे ना तो हमें सबसे पहले साइंस क्या है इसको समझना पड़ेगा। हम्म। और साइंस क्या है अगर हम इस पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक मेथड है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने एक्सपीरियंस से हमने चीज़ों को जांचा परखा और उसके बाद बहुत सारे फिलोसफर्स का भी योगदान है इसमें। बहुत सारे देखेंगे कि अर्ली एजेस में बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे उनसे लेकर और आज तक के जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं उन तक का भी योगदान है। तो ये सब मिला जुला कर हमने एक मेथड डेवलप करा है इस दुनिया को समझने का। अब जिसमें अगर हम पास्ट में जाएँ तो इसकी जो शुरुआत हमें मिलती है, अगर हम जाएँ तो ग्रीक फिलोसफर्स हम देख सकते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स कुछ मिलते हैं हमें। एंड इवन इंडिया के अंदर भी हम देखें तो हमें कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि जिन्होंने कि इसकी बात की है। जैसे कि अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में वो कहते हैं कि जो कुछ है वो क्रिया-प्रतिक्रिया है। क्रिया-प्रतिक्रिया के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक कहें कि एक फाउंडेशन स्टेप है इस साइंटिफिक मेथड का। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब वही कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़। कॉज़ एंड इफेक्ट कि जो कुछ हो रहा है वो कॉज़ एंड इफेक्ट का ही परिणाम है। ये कुछ डिवाइनली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत फाउंडेशन स्टोन है ये साइंटिफिक मेथड का। और एक दूसरी और चीज़ है जो कि हमें अदर स्कूल ऑफ थॉट्स में मिलती है, जैसे चार्वाका में मिलती है। चार्वाका वो कहते हैं कि भई जो कुछ जाना जा सकता है, वो प्रत्यक्ष ही जाना जा सकता है। जो प्रत्यक्ष है उसे ही जाना जा सकता है। और इसी तरह से सिमिलर हम वेस्ट में भी जाते हैं तो वेस्ट में भी हमें एक बार प्रत्यक्ष का मतलब बता दो इंग्लिश में, थोड़ा अगर लोगों को समझना है तो। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो कुछ आप अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर हाँ सकते हो, हाँ हाँ हाँ। वही उतना ही है जिसको कि आप जान सकते हो। अच्छा, और मतलब ये जैसे बोलना कि उतना ही आप जान सकते हो, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि जो बाकी चीज़ें हम उनको नहीं जान सकते, ऐसा है क्या? हाँ। बट मतलब ऐसा है कि लाइक सेंसेस तो हमारी लाइक ऐसे 12 से 16 होती हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि लाइक चेन ऑफ चीज़ों की मदद से हम आज ये भी पता लगा लेते हैं कि एटम है, ये सब चीज़ें हैं, बट हम उसको अपनी सेंसेस से तो नहीं पता लगाते। तो फिर इसको कैसे रेक्टिफाई करें? हाँ। हाँ, ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए होता क्या है कि अल्टीमेटली तो हम उसको अपने सेंसेस के थ्रू ही पर्सीव कर पा रहे हैं ना। मतलब कि अगर वो ठीक है कि हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे जो एपरेटस हैं, जिनके थ्रू हमें ऑब्ज़र्व करते हैं, वो कहिए कि एक तरह से हमारे सेंसेस का एक एक्सटेंशन है, जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो हमारे सेंसेस के थ्रू ही ऑब्ज़र्व हो रहा हाँ हाँ। है। और हाँ, एक थर्ड चीज़ और है, जिसमें कि ये कहा गया कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसको इस दुनिया के अंदर ही उसका कॉज़ इस दुनिया के अंदर ही ढूँढा जा सकता है। उसको हम इस दुनिया के बाहर अगर कहीं ढूँढने जाएँगे, तो हम कहीं भटक जाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है अर्ली जो फिलोसोफर्स थे, उनका एक फाउंडेशन रखा हुआ था और जो कि फिर आगे इसमें और चीज़ें डेव इस दुनिया से उनका क्या मतलब है? इस दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया जिसको हम लाइक अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर लाइक मतलब क्या है ये दुनिया? शब्द यूज़ करने का रीज़न क्या है? दुनिया का मतलब ये है कि जो भी हमारे आस-पास जो कुछ हम ये देखते हैं, जो भी हम ये ऑब्ज़र्वेशन में जो आता है हमारे आस-पास जो कुछ चल रहा है, ये मतलब ये दुनिया है। ये जो कि मतलब जिसको कि कहें कि हम किसी भी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो सब कुछ दुनिया में आ जाता है। परसीव्ड रियलिटी सिर्फ। परसीव्ड रियलिटी जो कुछ है, वो सब इस दुनिया के अंदर आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब ना आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि जैसे
उससे पहले ना मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर लोग नहीं समझते, और स्पेसिफिकली ये जो सूडो साइंटिस्ट होते हैं, सूडो साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, सूडो साइंस जो फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट ही बोलेंगे उनको, सूडो साइंटिस्ट। सो उनके हिसाब से साइंस क्या है और एक्चुअल में साइंस क्या है, एक बार आप इसके बारे में बताइए। जो सूडो साइंटिस्ट हैं वो एक्चुअल में करते क्या हैं कि वो साइंस की वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू जो भी उनके कहें कि बाइसेस हैं या कहें कि जो कि उनकी फेथ है किसी चीज़ में बिलीफ्स हैं उनको जस्टिफाई करने की उनको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये उनका सिस्टम है साइंस के मेथड में। और जो वो मेथड यूज करते हैं वो दोनों कंप्लीटली मतलब कहीं अपोजिट है। साइंस क्या करती है, साइंस लगातार जो कुछ उनके कहें कि जो कि थ्योरीज हैं या जो कुछ भी उन्होंने खोजा है उसको लगातार चैलेंज करती है कि अगर हम उसको लगातार चैलेंज करेंगे और अगर उसमें कहीं कुछ गलती हमने पाई दैट मीन्स कि उसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश है, उसमें हम कहीं गलत थे और हो सकता है वहां से हमको एक नई नॉलेज निकल कर आए। ये लगातार साइंस में ये प्रोसेस चलता रहता है, हम लगातार उन चीज़ों को चैलेंज करते रहते हैं। जबकि जो सूडो साइंटिस्ट है वो एक डिफरेंट मेथड अपनाता है। वो क्या करता है कि उसने जो उसके जो बिलीव्स हैं, जो फेथ है, जो कोई वो पहले से सोच कर बैठा है कि ये सही है, वो लगातार उसको जस्टिफाई करने का तरीका ढूंढता रहता है। ये दो बड़े डिफरेंस। हाँ, बायस, अपने बायसेस को वो सेटिस्फाई करते रहते हैं। हाँ, उस पे उससे रिलेटेड कहीं भी कोई आसपास क्वेश्चन आता है तो उसको डिफेंड करते हैं। इसी से सवाल एक और निकलता है कि लोग सुपरस्टिशन में क्यों मानते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि वो डिफेंड करते हैं, तो वही चीज़ कि वो क्यों ही करते हैं डिफेंड, लाइक ऐसा क्या हो जाता है ये चीज़ में कि ये डिफेंसिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है। लाइक आप तो जैसे एस्ट्रोलॉजर भी रहे हो, तो फिर आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो फिर ये क्यों मान जाते थे वो, और शायद उनकी वही रियलिटी है, उस रियलिटी के बाहर वो देखना भी नहीं चाहते कि वो है क्या, ऐसा क्यों है? इसमें देखिए एक तो रीज़न ये है इसका कि बचपन से हमें जो जिस परिवार में बड़े होते हैं या जो भी हमें फेथ या बिलीव्स पकड़ा दिए जाते हैं, हमारा उनसे ना एक बड़ा पर्सनल कनेक्शन हो जाता है, बड़ा बड़ा पर्सनल रिश्ता हो जाता है, एक कंफर्ट जोन हमारा बन जाता है। अब उस और एक वर्ल्ड व्यू हम डेवलप कर लेते हैं उसके थ्रू। अब उस वर्ल्ड व्यू को जब कोई चैलेंज करता है, तो हमारे अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है और हम किसी भी कीमत पर उस डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदलना चाहते हैं। उसको बदलने के लिए हमें चाहे अपनी रैशनैलिटी दरकिरार करनी पड़े, चाहे कितने ही कहें कि दाएँ-बाएँ जाकर गलत तरीकों से या गलत तर्कों से का सहारा लेना पड़े, वो हम लेना चाहते हैं। और ये मतलब इस पर एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी है। एक ऑथर का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, व्हेन प्रोफेसी फेल्स करके एक बुक है, उसके ऑथर हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की थी। एक एक बार नाम बताएंगे, बुक का नाम बताएंगे, आई एम सॉरी। व्हेन व्हेन प्रोफेसी फेल्स। तो उसमें उन्होंने एक रिसर्च की थी बड़ी अच्छी। उन्होंने क्या किया कि एक वहाँ पर एक ग्रुप था, एक कहें कि एक कल्ट था। उस कल्ट का जो नाम था वो द सीकर खुद को बुलाते थे। और उसकी जो एक लेडी थी जो कि उसकी लीडर थी, जो उसका नाम था डॉर्थी मार्टिन। तो वो क्या क्लेम करती थी कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग का क्लेम करती थी कि मेरे ऊपर कोई कहीं से कोई इंस्पिरेशन आती है और उसके थ्रू मैं जो भी लिखती हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं लिखती। ऐसा ऑटोमेटिक राइटिंग का दावा करती थी। तो उसने ऐसा एक दिन उसने ऐसा कहा कि मेरी मुझे बताया गया है, और वो ये भी क्लेम करती थी वो जो है दूसरे ग्रहों के लोगों के संपर्क में है और ईश्वर खुद उससे डायरेक्टली बात करता है। तो उसने क्लेम किया कि जो ईश्वर है वो इस डेट को पूरी तरह से प्रलय आएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। केवल केवल जो हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, जो कि हमारे जो मेथड्स हैं या हमारी जो भी बिलीफ्स हैं उनमें बिलीव रखते हैं, हमारे ईश्वर को मानते हैं, वो केवल लोग बचेंगे। तो ये जब खबर आई तो पूरे न्यूज़पेपर में कुछ फैली। तो जो एक जो उनका उनका जो रिलीजन था, उनका जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था, वो कैसा था? लाइक वो एक ही भगवान में मानते थे या उनके कुछ देवी देवता थे मल्टीपल? मेरे ख्याल से एक क्रिश्चियनिटी का ही एक थोड़ा-सा कहें कि एक उसी का कहें कि उसी के जैसा एक वर्ज़न था। तो वो उनका जो गॉड था वो जिस दिन प्रलय आएगी केवल उनके ग्रुप को बचा लेने वाला था। तो ये जब खबर अखबारों में फैली कि भई इस दिन को प्रलय आने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो उन्होंने कहा कि यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर रिसर्च करनी बनती है। तो उन्होंने जो कुछ जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको बोला कि भाई तुम एक काम करो, जाकर इनके ग्रुप में शामिल हो जाओ और ये मत बताना कि भाई आप एक कहें कि एक एजेंट की तरह वहाँ पर पहुँच जाओ। तो वो पहुँचे वहाँ पर, ग्रुप में शामिल हो गए और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको नोट करने लगे। उन्होंने पाया कि इस ग्रुप के लोग, हालाँकि ये क्लेम बड़ा एब्सर्ड था कि प्रलय आ जाएगी और फिर उसके बाद वो एलियंस आएँगे और जो यहाँ से जो लोग हैं जो कि उनके ग्रुप में मानते हैं उनको यहाँ से निकाल कर ले जाएँगे। तो लेकिन फिर भी जो वो लोग थे इतना सीरियसली उसमें बिलीव करते थे कि उन्होंने अपने जो कपड़े थे उन कपड़ों के अंदर मेटल पार्ट्स वगैरह सब हटा दिए ताकि वो उनके जो यूएफओ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं कुछ एरर वगैरह ना आ जाए। और एरर ये सच में उन्होंने किया था हाँ, ये किया कि था एरर वाक़ई। आ जाएगा हाँ, उसमें? हाँ।
उनको लगता ओह था कि भाई गॉड। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बहुत एडवांस हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, हाँ तो उसमें कहीं कुछ हाँ। ऐसा। मैग्नेटिज्म के बाहर वो सोच नहीं पाए मतलब है। तो ये सब किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपने जो प्रॉपर्टीज थी वो सेल कर दी, और इंतजार करने लगे कि बस वो दिन आने वाला है। तो वो खैर वो दिन आया फाइनली। तो वो सब लोग, एक प्रेयर हॉल था वहाँ पर इकट्ठा हुए, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अब बस प्रलय आने वाली है और यूएफओज आएंगी, हमें निकाल कर ले जाएंगी। तो वो 12 बजे का टाइम था, 12 बज गए। उन्होंने नोट करा कि 12 बज गए, उसके बाद जो है कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। तो उनके उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी देखी गई। तभी उनका जो उनमें से एक कोई लेडी थी, वो दौड़ कर गई दूसरे कमरे में। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये इस कमरे की घड़ी गलत है, दूसरे कमरे की घड़ी में 12 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। ओह गॉड। खैर वो 5 मिनट भी बज गए, 5 मिनट भी पूरे हो गए, वो उस कमरे में भी 12 बज गए। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो उसके बाद खैर 12 बज गए, सुबह भी हो गई। और उसके बाद प्रेस वाले तो उनका इंतजार ही कर रहे थे कि अब वो पूछें उनसे, भाई तुम तो कह रहे थे कि प्रलय आने वाली है, क्या हुआ। अब वो प्रेस से छुपे हुए घूम रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट की। उन्होंने बेसिकली उसका जो पूरा जो कंक्लूजन था ये था कि वो बहुत डिस्कम्फर्ट था उनके अंदर उस चीज़ को लेके कि भाई ये जो प्रोफेसी थी ये फेल कैसे हो गई। और वो प्रेस वालों से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, नो कमेंट करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद में फिर उसके अगले दिन या उसके भी अगले दिन, जो वो उनकी जो लीडर थी डॉर्थी मार्टिन, वो कहती है कि मेरे पास दोबारा से जो है मेरे पास इंस्पिरेशन आई है और मैं कुछ लिख रही हूँ। उसने लिखना शुरू करा। तो उसने फिर ये बताया कि गॉड ने हमारी जो प्रेयर थी वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है वो, और उसने ये जो प्रलय थी इसको टाल दिया है। हाँ, एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन हाँ मिल गया हाँ, ना। एक्सप्लेनेशन जरूर होती है। हाँ, तो जैसे ही ये क्लोजर मिल गया सबको। हाँ एक्सप्लेनेशन मिला, बस खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद तो वो एकदम खुद खुल के जो है जितने भी मीडिया के कैमरे वैमरे थे सबके सामने आने लगे, सबके सामने बताने लगे कि भाई हमारी प्रे की वजह से ये दुनिया बची है। और मतलब जहां उस चीज पर उन्हें कहें कि शर्म आनी चाहिए, उसके बजाय उस पर उन्हें गर्व होने लगा। ये जो चीज़ है ना, एक एक इसमें ये भी, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, अब जैसे आप ऑनलाइन जाते हैं और कुंडली देखते हैं। मैंने अभी एक चीज़ देखी कि जब भी जो इनकी जो प्रिडिक्शन होती है वो गलत होती है, तो उसमें एक सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आपका ना जो टाइमिंग है वो शायद गलत हो सकता है पैदा होने का, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, मान लो कि मैंने मिनट है वो सही बता दिया, मैंने सेकंड भी सही बता दिया, और मैंने जो आवर है वो भी सही बता दिया। अब आप ये बताओ, बच्चा कितना निकल चुका है, बच्चा कितना निकल चुका है, तो उस टाइम ये माने कि वो पैदा हो गया है। हम्म। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो आपको एक ना एक और वहां पे फील्ड सेट करनी होगी एटॉमिक क्लॉक की। हम्म। वो तो है नहीं। तो उसमें फिर ये लोग, मतलब ये जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, ठीक है, हालांकि एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि भैया ये सुपरस्टिशन नहीं है, पहले आप पढ़ो फिर आप सवाल करो, हम्म। ठीक है। उससे पहले नहीं। तो ये जो एटॉमिक क्लॉक वाली बात है, ये इनको समझ क्यों नहीं आती कि भैया टाइम एग्जैक्ट, पहले आप बोल रहे हो कि टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, आप खुद ही टाइम को कैलकुलेट नहीं कर रहे, और फिर लोग भी उस सब चीज को मान जा रहे हैं। ये ना एक्चुअल में क्या है कि ये एक बहाना है। क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो मैं जानता हूँ, अगर कुछ सेकंड्स का फर्क है या कुछ मिनट्स का भी फर्क है ना, तो चार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेजर बदलाव उसके अंदर नहीं आता है। तो ये कहना कि बहुत ही एक्यूरेट टाइम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 मिनट भी आगे पीछे होता है तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है इसमें। लेकिन बात जो है वो समझने वाली ये है कि वो जो टाइम है वो आपको वही क्यों चाहिए कि जबकि वो बच्चा गर्भ से हाँ बाहर आता है। हाँ, ये चीज। भाई वो टाइम क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे हो कि जबकि वो गर्भ उसका कहें कि वो गर्भ में आया था, उस टाइम को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, या बीच में कोई टाइम की जबकि वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। अच्छा अच्छा, एक चीज है कि जैसे ये लोग होते हैं, ये लोग नंबर ऑफ डी चार्ट्स बनाते हैं। तो इन्होंने गर्भ से, जैसे पैदा होने के बाद के डी चार्ट हैं, पैदा होने के और कंसीव होने के स्टेजेस के डी चार्ट्स क्यों नहीं है? ये इस पर भी एक बड़ी अच्छी स्टडी है, और आई थिंक 1954 के अराउंड लंदन में हुई है। 2000 चिल्ड्रंस पे, 2000 बच्चों के ऊपर वो स्टडी हुई है। हाँ हाँ हाँ, ये तो काफी फेमस है। जॉफरी डीन आई थिंक थे जिन्होंने स्टडी को किया था। उन्होंने उन्होंने क्या पाया, उन्होंने मतलब एग्जैक्टली क्या करा स्टडी में कि उन्होंने टाइम ट्विंस जो होते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पर जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके उन्होंने देखा कि इनके बिहेवियर में या इनके लाइफ में या जो भी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटी हमें मिलती है क्या। तो उन्होंने सोचो कितनी लंबी स्टडी है उनकी, पूरी कितनी अच्छी खासी लाइफ को उन्होंने ट्रैक किया। आई गेस 2000 सेट थे शायद, ऐसा कुछ था। और उन्होंने लेकिन पाया कि इसमें कोई भी सिमिलैरिटी उनको नहीं मिली। वो चाहे बिहेवियर को ले लो आप, चाहे उनके इंटरेस्ट जो होते हैं उनके वो ले लो, चाहे वो जैसे कोई बच्चा है कि आर्ट में अच्छा कर रहा है या मैथ में अच्छा कर रहा है
या स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उसके बिहेवियरल जो भी पैटर्न्स वगैरह होते हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो कहीं से कहीं तक कोई सिमिलैरिटी मिली, जो उनके मैरिटल स्टेटस वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी मिली। इसका मतलब है कि जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है इनका, कि भाई इस टाइम पर जो पैदा होते हैं उससे जो है आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, तो वो वर्क नहीं करता है। अच्छा, एक एक जो चीज़ है, मेरे लिए ना आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत आखिर में पूछूंगा, ठीक है, और वो शायद सारे रैशनलिस्ट को पजल कर देता है। अगर आपने एक बुक पढ़ी हो, ब्रदर कैरामाज़ोव, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की है। मैं भी रैशनलिस्ट था और हूँ भी पार्शली, बट उस बुक की जो चीज़ ने ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पजल कर दिया। मैं आपसे आखिर में पूछूंगा वो चीज़। बाकी ये चीज़ है कि लाइक जैसे रिलीजन के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉलो किया जा सकता है। हाँ, करते ही हैं लोग। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप रिलीजियस होकर पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है। इवन मैं तो कहता हूँ कि रिलीजन के मामले में भी आप केवल में आकर अपने रिलीजन में आकर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ते हो, दूसरे रिलीजन के लिए आप पूरी तरह से रैशनलिस्ट होते हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। और आप लाइफ के जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें तो आप पूरे रैशनल होकर ही लेते हो ना। अभी कोई आपके पास आए कि भाई मेरे पास एक स्कीम है, मेरे को ये 1 लाख रुपए इस स्कीम में लगा दो और जो है आपको 1 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, पूरा दिमाग लगाओगे ना आप, पूरे कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या है और ये सब। अभी लेकिन कोई स्कीम आपको बचपन में बेच के चला जाए कि आप पूरी लाइफ ऐसे ऐसे करके बिताओ, तो फिर मरने के बाद आपको ये मिलेगा, उस स्कीम में आप दिमाग नहीं लगाते बस। अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ है, एक मैंने ना काफ़ी फेमस चीज़ सुनी है। ये ये फेमस हो गई है अभी इंटरनेट से वैसे, और कई लोगों के ज़बान में मैंने सुनी है ये चीज़ की। ये जो असली बाबा लोग होते हैं ना, वो सच में होते हैं, और लाइक वो दुनिया से छुपे हुए होते हैं, और लाइक वो अपना ज्ञान ना लोगों को बताना नहीं चाहते। अब अगर ऐसे किसी इंसान से पूछा जाए जो ये बताता है, तो वो बोलता है कि क्यों बताएं हम, मतलब इसका क्या है, कि ये क्या जेन्युइनली ये होते हैं क्या? ये आर्गुमेंट वाकई में लोग देते हैं कि भाई जो सच्चे ज्ञानी होते हैं ना, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, वो कहीं गुफा में छुपे रहते हैं, वो दुनिया के सामने नहीं आते, उनको पैसों का लालच नहीं होता, मोह माया से परे होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञान की तो एक वैल्यू है ना। वो ज्ञान आपने अगर, मतलब आप एक बात बताओ कि अगर मेरे को कोई नॉलेज मिलती है, तो उस नॉलेज को मैं अपने साथ ही लेकर मर जाऊं, और फिर मैं कहूं कि मैं, मेरे को कोई मतलब नहीं था, मैं दीन दुनिया से, और मैं जो है बड़ा निर्मोही टाइप का था और मुझे माया से कोई लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो ज्ञान इनके आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करता है, हम्म, वो ज्ञान वो लोगों में फैलाने का सोचते हैं। बाकी अगर उनसे पूछ लो कि ये जो आप ज्ञान दे रहे हो, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तब वो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, इस सारी चीज़ को आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है? और अरे बता दो फिर, ऐसा क्यों है, लाइक जेन्युइनली हमें समझा दो, हम समझना चाहते हैं। सही बात है। तो मतलब आप ये देखो कि एक ये हिपोक्रिटिकल नेचर है कि सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि सच्चे ज्ञानियों का ज्ञान हम बताएं ही क्यों, और सच्चे ज्ञानी भी क्यों बताए। फिर उसके बाद जो जस्टिफाई करने वाली चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड ज्ञान पूरा फैलाते हैं वो लोग। हाँ, ये होता है। भाई दो, ज्ञान जो है ना, सही जो ज्ञान है उसके कुछ ना कुछ कहें कि एक एक रैशनल स्टेप्स होते हैं कि भाई इन इन स्टेप्स के थ्रू मैं यहाँ तक पहुंचा। साइंस में कोई भी नॉलेज है, आप किसी भी साइंटिस्ट के पास जाओ कि भाई आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, वो पूरा स्टेप बताएगा, भाई ऐसे ऐसे हमने इसको पहले ये जाना, फिर ये जाना, फिर ये जाना, फिर ऐसे हम इस तरह से इस कंक्लूजन पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंक्लूजन्स तो हैं उनके पास में। अब जब आप उनसे पूछो कि भाई वो लॉजिकल स्टेप्स बता दो जैसे जैसे आप पहुंचे यहाँ पर, नहीं नहीं, वो तो उसके लिए तो आपको पालथी मार के बैठना पड़ेगा आपको। अब ना, अब एक जैसे ये चीज़ है कि जैसे ये जो सोच आती है, दो दो इसमें क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहला तो ये कि कुछ लोग होते हैं जो इनिशियली रैशनलिस्ट होते हैं, और वो हर चीज़ पे सवाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं। फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो कैसे इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम जो ह्यूमन्स हैं ना, हमारा जो ब्रेन है, उसके लिए जो लॉजिक है, लॉजिकल पार्ट जो है उसका, जो फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, जहाँ से हम, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, हाँ। तो वो जो है वो बाद में बहुत डेवलप हुआ है। जबकि जो हमारे ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है, वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ में है, और लंबे समय से अमिगडला। एमिगडाला वगैरह। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक रीज़न है कि हम कहीं न कहीं जो तर्क है उसकी तरफ हमारा रुझान कम रहता है, और इमोशनल चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये मेजरली आप देखोगे कि फीमेल्स इस तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं इन सब चीज़ों के, बिकॉज आई गेस दे फील थिंग्स इमोशनली मोर। हम थोड़ा सा ऐसे होते हैं मेल्स जो चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं एकदम, और लाइक ये कैसे होगा, अभी बताओ, अभी सोचेंगे, अभी करेंगे। तो वो सब चीज़। हाँ, ये चीज़ भी है। इस पर भी एक सर्वे था, मैं पढ़ रहा था अभी,
जो जितने भी जो मेट्रो सिटीज़ के जो वर्क प्लेसेस हैं, उन पर एक सर्वे हुआ था। उसमें पता चला था कि जो लगभग 62% लोग उन वर्क प्लेसेस पे ऐसे हैं, जो कि मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं, क्योंकि चूँकि मेट्रो सिटीज़ के किसी अच्छे कंपनी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। तो उसमें 62% लोग ऐसे थे जो कि किसी न किसी अंधविश्वास में मानते थे। बट उसमें भी जो फीमेल्स थीं, उनका जो परसेंटेज था, वो ज़्यादा था मेल्स के कंपैरिज़न में। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल्स बाहर भी अगर जॉब कर रही हैं, बाहर का भी एक्सपोज़र है, मतलब एक बहाना ये भी हो जाता है कि भाई फीमेल्स को बाहर का एक्सपोज़र नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो तो फिर भी नहीं बाबाओं-वाबाओं के चक्करों में पड़ेंगी। नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर बाहर का एक्सपोज़र है, तब भी जो है फीमेल्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में पड़ जाएँ। ये एक अभी रिसेंटली मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला। एस्ट्रो टॉक में वो काम करते हैं, ठीक है? और लाइक वो मेरे काफ़ी जान पहचान के हैं, क्लोज़ हैं। तो मैं ना लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। आपको हँसी आएगी कि एक एक फीमेल है वो, और ये ना थोड़ा-सा मुझे सरप्राइज़िंग भी लगा, ठीक है? वो उन्होंने कॉल पे, चैट पे कनेक्ट हुए और फिर उसके बाद एक फीमेल है जो क्वेश्चन करने लग गई कि मेरा बॉयफ्रेंड है ना मुझसे बात नहीं करता, क्या हो रहा है? ठीक है? तो नंबर ऑफ सवाल पूछे कि बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब चीज़। फिर उसके बाद ना वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने सीधा ये बोल दिया, आप अपने पति पे ध्यान दो, ठीक है? फिर मैं साथ में बैठा हुआ था और वो चैट कर रहे थे, तो मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो, पति पे ध्यान दो? तो उसने बोला रुक, अब देख। और फिर उस औरत ने ये बोला कि हाँ, मेरे पति के साथ मेरा रिलेशनशिप सही है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसा कि मुझे लगता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं ज़िंदगी की चीज़ों से। इस वजह से शायद वो इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा घुसना पसंद करते हैं। मतलब दे स्लिप इनटू इट। घुसना भी नहीं पसंद करते, वो गिर जाते हैं। वो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी ही गलतियों का परिणाम होती हैं। हमने ही कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए लाइफ़ में जिसकी वज़ह से हम जाकर कहीं उलझ गए लाइफ़ में, और हम उसका सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं कि यार वो सॉल्यूशन कहाँ से मिले? अब मेबी कोई एस्ट्रोलॉजर हमें सॉल्यूशन बता दे। कई बार वाक़ई में जो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि आपकी क्रिएट की भी नहीं है, मतलब आपके साथ हैं ही वो ऐसी। अब जैसे बहुत सारा हमारा देखें कि 90% जो इंडिया है वो गरीबी में ही जी रहा है। अब उनकी चीज़ें तो उनके साथ बचपन से ही लगी हुई हैं, खाने को नहीं है, अब डेली कमाना है, खाना है, उसके बाद में भी घर में कोई बीमार हो गया तो उसकी एक अलग मुसीबत है, उसका कहाँ से इलाज कराएँ, ये सब। तो वाक़ई में हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ में जीते हैं, इंडिया के अगर ख़ास तौर पे। हुँ। इवन मैं तो देखा है कि मैं तो जब एस्ट्रोलॉजी करता था, तो उस समय पर मैंने देखा कि जो लोग अच्छा कर भी रहे हैं, जिनके पास पैसा-वैसा उन्होंने बढ़िया कर लिया है, घर-वर सब बना, उसके बाद भी एक अनसर्टेनिटी उनके अंदर लगी रहती है कि भई कहीं ऐसा ना है कि जो ये सब हमने करा है, ये किसी तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ खराब हो जाए, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं हम राहत इनका इनका एक चाहते हैं कि भई कुछ ऐसा हो जाए कि हम संतुष्ट हो जाएँ कि भई हाँ, अब ठीक रहेगा सब। यही जो चीज़ है, हमें धर्मगुरुओं की तरफ लेके जाती है कि भई कोई ऐसा मिल जाए जो कि इन चीज़ों को लेके हमें एश्योर कर दे, कोई एस्ट्रोलॉजर एश्योर कर दे, कोई धर्मगुरु एश्योर कर दे। तो ये एक रीज़न है। और आप देखो वेस्ट में जो अच्छे मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर की बढ़िया लाइफ़स्टाइल है और लोगों की जो एवरेज इनकम है ठीक-ठाक है। तो वहाँ पर आप देखो कि वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको अंधभक्ति नहीं मिलेगी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। स्कैंडिनेवियन हाँ। अच्छा, एक चीज़ है जो अब इसमें ये आती है कि क्या हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो रैशनैलिटी की तरफ या साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ लोगों को जाने के लिए इंस्पायर करता है, या किसी तरीके से उधर जाने के लिए ये बोलेंगे कि एक माइंडसेट बनवाता है लोगों का? ऐसा है, आपको क्या लगता है? जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरी बहुत बड़ी नाराज़गी यही है कि वो एक्चुअल में कोई वैल्यू आप वहाँ से गेन करते ही नहीं हो। मतलब जो वैल्यू आप जो भी गेन करते हो ना थोड़ी बहुत, वो भी बस काम चलाऊ ही है। कोई ऐसी एक्चुअल वैल्यू आप वहाँ से गेन ही नहीं कर पाते, और पैसा मतलब इतना देते हो आप वहाँ पर। मतलब एक बच्चे की आप फीस देखो आज की डेट में, कितनी अच्छी खासी फीस है, मतलब 20-20, 25-25 हज़ार रुपए फीस है महीने की। साल का कितने लाखों रुपए, मतलब इतने में तो मतलब कॉलेज भी नहीं किया हमने, इंजीनियरिंग वगैरह भी इससे सस्ते में हो जाती है जितने में आज स्कूल कर रहे हैं बच्चे। जी। और होता क्या है उस स्कूल के अंदर, आपको एक पूरी रट्टाफिकेशन की पूरी एक पढ़ाई है उसके अंदर, कि आप जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अगर आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देते हो तो आप पास हो जाओगे। आपने उसको कितना समझा है, उसका कोई एक्चुअल में टेस्ट नहीं है। आई गेस ये जो स्कूल है वो पास लाने की जगह जितना इंसान क्यूरियस होता है, मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए रेडी होता है कि आई वांट टू नो स्टफ, हम्म। उससे दूर और ले जाते हैं। इट्स लाइक दे नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं, पॉजिटिव तो होता नहीं है कुछ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो मन करता है कि हम जानें, बट सिर्फ हम याद करने में, इन सब चीज़ों में ही उलझे रह जाते एक वही ना इन्फॉर्मेशन का एक बम्बामेंट लगातार चल रहा है बच्चे के ऊपर, और उसको लगातार प्रेशर है उसके पास कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट मेमोराइज करनी है और उसको रिप्रोड्यूस करनी है। अब इसमें उसके पास टाइम ही कहाँ है सोचने का, कि जो पढ़ रहा है उसके बारे में 2 मिनट
रुक कर ठहर कर सोचे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है, या ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों होगा, मतलब उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं मिलता उसको। और ना जो उसके स्कूल में जो टीचर हैं वो ऐसे हैं जो कि उसको वाकई में उस तरह से लेकर जाएं कि वो एक क्यूरियोसिटी पैदा हो बच्चों के अंदर उन चीज़ों को जानने की, समझने की। ये और फिर दूसरा एक चीज़ और भी है, हमारा जो समाज है उसमें भी हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है उसका जो पर्पज़ आप देखो कि वह यही रह गया है कि बस किसी तरह से आप अच्छी पढ़ाई कर लो, ताकि आपकी जो है नौकरी लग जाए बढ़िया, बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो आपकी शादी बढ़िया हो जाएगी, शादी बढ़िया हो जाएगी तो समाज में हम सिर उठाकर निकल सकेंगे। तो ये पर्पज़ है एजुकेशन का हमारे यहाँ पर। एजुकेशन का पर्पज़ हमारे यहाँ है ही नहीं कि भई आप कुछ पढ़ रहे हो तो उससे आपकी कुछ ज़िंदगी में आप कुछ वैल्यू गेन करोगे, कुछ दुनिया आपके समझ में आएगी। ये कोई नहीं बोलता। किसी बच्चे को नहीं बोलते कि भैया पढ़ लो, तो पढ़ने से क्या है ना, ये दुनिया तुम्हें अच्छे से समझ में आने लगेगी, तुम्हारे दुनिया के बहुत सारे जो सवाल हैं वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएँगे। हर बच्चे को इंस्पिरेशन यही दी जाती है पढ़ने के लिए, मोटिवेशन यही मिलती है कि भई पढ़ लोगे ना तो तुम्हें बढ़िया नौकरी लगेगी, बढ़िया नौकरी और बढ़िया पैसे कमा लोगे तुम, यही मोटिवेशन है। अब इतने सारे लोगों को एजुकेशन सिस्टम बना देता है, परिस्थितियाँ जैसे आपने बोला, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति एस्ट्रोलॉजी में होता है ना। तो ये देश काल परिस्थितियाँ बना देती है, ठीक है। मे भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनाते होंगे। पर पर ये चीज़ है कि अब इसके बाद इतने सारे लोग जो बन गए हैं, वो उनसे अगर सवाल किया जाए इन ट्रेडिशन, मतलब उनका एक ट्रेडिशन बन गया है, उनकी एक सोच बन गई है, इस पे अगर सवाल किया जाए, उनके सामने सवाल किया जाए या उनसे सवाल किया जाए, तो क्या वो डिसरिस्पेक्ट माना जाना चाहिए? डिसरिस्पेक्ट एक वर्ड है और उसका मतलब यह है कि आप किसी तरीके से हमको हमको आहत कर रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी को आहत कर रहे हैं। अब उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, तो एक तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट तो माना ही जाएगा। तो क्या ये जो डिसरिस्पेक्ट वाली बात है, ये कितनी सही है और कितनी गलत है? आप मेरे को बताइए। को डिसरिस्पेक्ट मानने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन चूँकि एक बिलीवर जो है वो एक अलग तरह से सोचता है। वो उससे अपने आप को इस कदर कनेक्ट कर लेता है, वो उसकी पहचान का, वो उसके वर्ल्ड व्यू का हिस्सा बन जाता है, जो बिलीफ होता है। अब उसको अगर कोई चैलेंज करता है, उसके ऊपर सवाल उठाता है, तो अंदर से उसको बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। उसको बहुत अंदर से कहीं न कहीं आहत कर देता है। और वो जो आहत हुआ है, वो फिर उसको लेके वो कहेगा कि भई तुमने क्यों सवाल उठाया हमारे इस चीज़ के ऊपर? तो ये चीज़ वहाँ से आती है। जबकि सवाल उठाना कभी भी गलत नहीं है और नहीं हो सकता। क्योंकि हम सवाल उठाते-उठाते ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जो साइंस की सारी डिस्कवरीज़ हैं, वो सवालों से ही जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लगातार सवाल उठाए हैं और लगातार जो चीज़ें खोज ली हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। आप मतलब आप देखो, यहाँ पर लोग सवालों को लेके इस तरह आहत हो जाते हैं कि भई आपने कैसे सवाल उठा दिया हमारे स्कूल ऑफ थॉट पर या हमारी जो भी परंपरा था पर। लेकिन साइंस में तो यही होता है। साइंस में तो न्यूटन ने जो खोजा था, तो आइंस्टाइन आया उसको इम्प्रूव किया। उसको बताया कि भई ये एकदम सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई के करीब जो चीज़ है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो न्यूटन के जो समर्थक थे वो झंडा ले गए और लेकर निकल गए हों कि भई तो ये आइंस्टाइन मुर्दाबाद, ऐसा तो नहीं हुआ। बल्कि उसका वेलकम किया गया। लोगों ने उसका स्वागत करा। लोगों ने कहा कि हाँ, अब हमें एक अच्छी इम्प्रूव नॉलेज मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो बिलीवर्स हैं वो नहीं चाहते कि जो उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव ना की जाए। उनको उसमें कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो मान कर ही चल रहे हैं कि जो भी परफेक्ट से परफेक्ट हो सकता था वो पहले ही उनके ग्रंथों में लिख दिया गया है। पर ये एक बार ये जो नीड है अपने आप को एकदम सही मानने की, ये उसी इमोशन वाले चीज़ से चलती है ना, कि हम अपने इमोशंस को लाइक ऐसा है कि लोग है ना काफ़ी ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते, वो भार नहीं लेना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी को ईज़िली जीना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ जाता है, जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को लड़ाइयों को ख़त्म करने की तरफ जाता है, मुझे लगता है कि वही इंसान सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता है। आपको क्या लगता है? और औरतें ऐसी होती हैं कि लाइक देखिए फीमेल्स का ऐसा होता है कि उनका दिमाग ही ऐसे है शुरुआत से, जब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये बताती है कि वो हमेशा से ऐसे ही रही हैं कि उनको अपने जितने भी आसपास के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आसपास के थ्रेट्स हैं, उनको कम करने के बारे में उनको सोचना होता है। चाहे वो बच्चा पैदा करने से रिलेटेड हो, मेड ढूंढने से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो। इसलिए आप देखोगे कि फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होती हैं, इसलिए वो गॉसिप भी करती हैं। तो मतलब इसीलिए इस तरफ वो जाती रहती हैं, सुपरस्टिशन और इन सब जगहों की तरफ। और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा कोई फीमेल हाइपर विजिलेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो इन सब चीज़ों में पड़ जाती है। और दूसरा रीज़न भी है कि इफ़ शी हैज़ लाइक जनरली लो आईक्यू। हाँ, मे बी मे बी ऐसा हो सकता है। लोग एक्चुअल में वही है कि समस्याएँ हैं हमारे साथ में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। और इन दोनों चीज़ों में से आपको क्या लगता है
कि पीपल गो इनटू सुपरस्टिशन बिकॉज ऑफ लो आईक्यू और लाइक दे आर हाइपर विजिलेंट कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जैसे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं ये सब हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, इन सब चीज़ों में। अभी मान के चलते हैं कि भैया हमने पढ़ी नहीं है एस्ट्रोलॉजी, आपने पढ़ी है, ठीक है, तो मैं तो शायद गलत बोल सकता हूँ, पर आप ही की बात सुनेंगे, मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, जबकि इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, दे हैव फिगर्ड आउट द वर्ल्ड अप टू सम एक्सटेंट, तब भी ये लोग मानते हैं। तो शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि दे आर हाइपर विजिलेंट, सम ऑफ देम। एंड कुछ लोग जो बिल्कुल लो आईक्यू है, जिनका वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते या क्वेश्चन करने की उनकी समझ ही नहीं है, वो भी मानते हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि ये दोनों रीजंस में से क्या हो सकता है? ये दोनों ही रीज़न है। लो आईक्यू भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि लो आईक्यू ये आदमी अगर एस्ट्रोलॉजी में मानता है या किसी अदर तरह के अंधविश्वास में मानता है, तो लो आईक्यू है इसलिए मानता है। बल्कि बहुत सारे ऐसे हाई आईक्यू लोग भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता था, मेरे पास कई जो मेरे क्लाइंट थे, वो बहुत अच्छे पढ़े हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड इवन आईएएस पीसीएस तक भी, जो कि मतलब सोचो इतना जो टफ एग्ज़ाम होता है जो हमारे इंडिया का, उसको क्लियर करके आए हुए हैं। वो भी इसको इसमें मानते थे, अंधविश्वास में इस तरह के। और इवन कई ऐसे बाबा उनमें भी बिलीव करते थे। तो इसका मतलब तो ये है कि जो आईक्यू है उससे तो इसका एक सीधा-सीधा संबंध नहीं है। हो सकता है मतलब कोई लो आईक्यू वाला इस वजह से मानता हो, लेकिन कोई सीधा कनेक्शन मुझे इसमें मतलब नज़र नहीं आता है। हाँ, जो आप दूसरा कहते हो हाइपर विजिलेंट होना, वो भी एक रीज़न हो सकता है ऐसा होने का। और हो सकता है एक रीज़न ये भी हो कि इनसिक्योरिटीज़, जैसे-जैसे हम लाइफ़ में अगर मल्टीटास्किंग है या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी है हमारे पास। हम उस इनसिक्योरिटी से छुटकारा चाहते हैं कि वो कैसे भी करके कोई एश्योर कर दे कि हाँ यार, सब बढ़िया होगा, सब ठीक होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक इस सवाल को आप एक बार बताओ मेरे को, इसका जवाब दो आप। आपको लगता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी औरों से आसान होती है? बिल्कुल होती है। अब अगर ऐसा है और जिसकी ज़िंदगी आसान है और वो इन सब चीज़ों में मानता है, तो मे बी वो एज अ ह्यूमन, लाइक उसकी न्यूरोबायोलॉजी ही ऐसी है कि वो है ही हाइपर विजिलेंट, है ही थ्रेट एनालाइज करने वाला। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, लाइफ़ ऐसा भी है, बिल्कुल मैंने देखा है लोगों का कि लाइफ़ आसान है, कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टिल उनका जो ब्रेन है वो लगातार एक अलग ही मोड में रहता है, अटैक मोड में रहता है कि मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है या कुछ गड़बड़ हो ना जाए। ऐसे भी होते हैं लोग, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, एक और चीज़ है, अब इसमें ये चीज़ है कि हम अपने जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। थोड़ा-सा हम रिलीजन को समझते हैं, क्योंकि अ, अगर हम यही सब बातें करते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई क्या है, तुमने वही सब शुरू कर दिया, है ना? और हम ये बोल भी सकेंगे कि भाई हम ऐसे लोग हैं जो आपको भी समझना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है? एक्चुअल एक्चुअल साइंटिस्ट, ठीक है? एक बार है ना, मैं आपसे हम वेस्टर्न रिलीजन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि भैया सभी को उसके बारे में इतना पता है, ठीक है? ईस्टर्न रिलीजन के बारे में बात करते हैं, और लाइक सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि ये जो ईस्टर्न रिलीजन है, ये कैसे शुरू हुए? हिंदुइज़्म की अगर बात करें तो देखो, अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो के टाइम पर, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पर क्या वो रिलीजन फ़ॉलो करते थे, क्या उनके रिचुअल्स वगैरह थे, उनके बारे में हमें कुछ क्लियरली ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जो हमें नॉलेज मिलनी शुरू होती है वो कहें कि एक तरह से ऋग्वेद को कह सकते हैं। ऋग्वेद जो है एक ऐसा ग्रंथ, ऋग्वेद को पढ़ के जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि वो एक तरह से उसमें रिचुअलिज्म भी है, जो कर्मकांड वगैरह है वो है, उसके साथ में उसके अंदर जो प्रकृति पूजक होता है, या फिर उसको क्या बोले, एनिमिज्म। हाँ हाँ, एनिमिज्म, हाँ। तो वो चीज़ हमें, ये दोनों चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिल जाएंगी आपको। उसके अंदर उनके जो देवता हैं वो एक्चुअल में प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। हम्म। उषा, अग्नि। तो ये एक, और ये हमें मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये देखा गया है कि एक एक पैटर्न है कि जो शुरुआत जो हुई है किसी भी सभ्यता की, उसमें इस तरह की चीज़ों से ही शुरुआत हुई है। वो रिचुअल करते हैं, वो रिचुअल्स में क्या होता है कई बार कि वो उन चीज़ों की नकल करते हैं, और उससे उन्हें लगता है कि उस चीज़ों की नकल करने से शायद वो चीज़ें एक्चुअल में हो जाएँगी। और यही जो चीज़ें हमें कई तरह के जो कार्गो कल्ट्स हैं दुनिया के अंदर। ये कैसी नकल करते हैं? आप एक बार बताओगे कि ये जो नकल वाली बात कही, एक बार थोड़ा एग्जांपल दो लोगों को थोड़ा मैं आपको कार्गो कल्ट के एग्जांपल से समझाता हूँ। कार्गो कल्ट्स हैं कुछ दुनिया के अंदर। हुआ क्या था, जब आई थिंक वियतनाम वॉर थी, या मे बी, हाँ शायद वियतनाम वॉर। तो उस वियतनाम वॉर थी या शायद फिलीपींस वॉर थी, पता नहीं, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ। कौन कौन इन्वॉल्व, कौन था उसमें, बस आप ये बताओ। उसमें यूएस इन्वॉल्व था। फिर फिलीपींस वॉर होगी, फिर फिलीपींस होगी, हाँ। यूएस ने कुछ बेसिस बनाए थे वहाँ पर, कुछ जो उनके
जो भी आइलैंड वगैरह थे उन पर उनके बेसिस बने थे, और उन पर कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में नहीं थी। हम्म, तो उन्होंने वहाँ पर अपने बेसिस बनाए, तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार देखा ऐसी-ऐसी चीज़ों को जो कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, उनके कभी दादा-परदादा से कहानियाँ भी नहीं सुनी थी ऐसी चीज़ों की। कि वो एयरप्लेन आया और वो एक स्ट्रिप पे उतरा, उसके अंदर से बहुत सारा सामान निकला, और वो सामान भी ऐसा-ऐसा कि वो उन्होंने कभी देखा नहीं, और ये एयरप्लेन भी उनके लिए एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ थी कि ये यार ये क्या चीज़ है जो आसमान से आती है और उतर के सामान देकर चली जाती है। और उन्होंने देखा कि वो जो सामान है उनके पास वो भी ऐसे ऐसे हैं कि मतलब ऐसी गन्स हैं जो यहीं से दूर से मार देती हैं, और बहुत सारी खाने की, पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब उनको अवेलेबल ही उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं, ये कोई गॉड है जो कि जिनसे प्रे करते हैं और वहाँ से भेजे जाते हैं, और प्रे करते हैं, और प्रे कैसे करते होंगे, शायद वो जो एक उनका जो कंट्रोल टावर था उसका एयरप्लेन का, उस कंट्रोल टावर से वो देखते थे कि ये क्या करते हैं यहाँ पर बैठ के, ये कुछ हेडफोन वगैरह लगाते हैं और वहाँ से कुछ बोलते हैं, और उसके बाद वहाँ से एयरप्लेन आ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि शायद हम भी अगर इसको कॉपी करें, हम इसकी नकल करें, तो शायद हम भी इन चीज़ों को हमें भी मिल सकती हैं ये चीज़ें। तो उन्होंने भी एक एक एयर स्ट्रिप बनाई, उन्होंने वहाँ पर एक घास-फूस का एक कंट्रोल टावर बनाया, उसमें वो अ, नारियल के खोल के हेडफ़ोन वगैरह से बना के, और वो वहाँ पर भी वो एक तरह से एक रिचुअल का जन्म हुआ वहाँ पर। और वो रिचुअल ऐसा हो गया कि वो रिचुअल आज तक भी वहाँ पर फ़ॉलो किया जाता है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो एक डे होता है उनका, जॉन फ्यूम डे आई थिंक कुछ ऐसा करके है। उसको वो दिन मनाते हैं, वो उस दिन को पूरी एक आर्मी, जो अमेरिकन आर्मी थी उसकी ड्रेस में वहाँ पर लोग बाँस की बनी हुई गन को लेकर परेड करते हुए दिखेंगे। फिर वहाँ पर एक कंट्रोल टावर बनाया हुआ है, उसमें वो रिचुअल्स हैं। मतलब उनको लगता है कि ये सब अगर हम कॉपी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको भी मिल जाएँगी। हाँ, ये सिमिलरली यही चीज़ें जो हैं बाकी अदर जो आप देखो कि जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनके अंदर भी देखी जाती हैं कि वो अगर कोई शक्ति पाना चाहते हैं, अगर कहें कि शारीरिक शक्ति उनको चाहिए, तो वो किसी ऐसे जानवर की कॉपी करेंगे, उसका मुखौटा लगाकर डांस करेंगे, या वो करें, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है जो एंशिएंट एलियन थे क्या वो सच में थे? नहीं, एंशिएंट एलियन मुझे नहीं लगता कि जो सीरीज़ है देखी है मैंने, मुझे काफ़ी पसंद भी थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही बकवास कर रहे हैं। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें वो बताते हैं जिनकी वज़ह से वो कहते हैं कि एंशिएंट एलियन का होना ज़रूरी बना, हम इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। चाहे वो गीज़ा का पिरामिड हो या मे बी और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि ये जो ईस्टर्न रिलीजन है, ये कितना पॉलिटिकल है और कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपको क्या लगता है? अ, पॉलिटिकल में ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि पॉलिटिकल किस सेंस में? पॉलिटिकल इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, जैसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स होते हैं ना, जैसे ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं या फिर ये जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इन सब के अपनी एक वो बनी हुई है, विचारधारा तो है ही, साथ ही इनके अपने-अपने लोग हैं और उनके लीडर्स हैं और वो गवर्न कर रहे हैं, तो वो सब चीज़। अगर हिंदुइज़्म की बात करूँ, तो हिंदुइज़्म के अंदर एक जैसे कहें ना कि एक मिशनरी टाइप का जो बिहेवियर होता है, जैसे हमें बाकी वेस्टर्न रिलीजन में दिखता है कि भई अपने जो मत है उसको फैलाना है पूरी दुनिया के अंदर। उसका जो जुनून है, वो जुनून हमें हिंदुइज़्म के अंदर नहीं दिखता है। बुद्धिज़्म में था एक टाइम पर, वो लोग उन्होंने ऐसी कोशिशें करी हैं कि अपने जो विचार है उसको फैलाया जाए, और वो इसी वजह से फैला भी है। हुँ, हिंदुइज़्म के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हिंदुइज़्म के अंदर हमें एक लेकिन वो ये कहें कि वो पॉलिटिकल नहीं है, तो पॉलिटिकल तो है वो। वो ऑर्गेनाइज़्ड रिलीजन है और पॉलिटिकल है, लेकिन वो पॉलिटिकल है अपने सबसेट के अंदर। अपने अपने जो लोग हैं उनके लिए पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। और उसका भी एक मुझे लगता है रीज़न शायद ये रहा होगा कि ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट था, ये बड़ा सेफ जगह थी। हुँ, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कि बढ़िया उपजाऊ ज़मीन थी, और उसके साथ में जो नॉर्थ की साइड में हिमालय की वजह से एक पूरा एक बैरियर था, और साउथ में तो समुद्र था पूरा। तो एक ऐसी जगह थी जो कि छुपी हुई थी दुनिया से, और जहाँ पर कि आप सेफ़ली मतलब मज़े में खाने-पीने को सब मिल रहा है बढ़िया, और कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, तो आप मज़े में लाइफ़ गुज़ारे। तो यहाँ के जो लोग थे, मुझे उन्हें लगता था कि यही है दुनिया उनके हिसाब से। और ये चीज़ें हमें अगर आप महाभारत वगैरह पढ़ो, तो उसमें भी हमें पता चलता है, और भी ग्रंथ, और भी जो हमारे पुराण वगैरह, उसमें पता चलता है कि इस बाहर की दुनिया के बारे में उनकी नॉलेज नहीं है ज़्यादा। उनके जो कल्पनाओं के घोड़े उन्होंने दौड़ रखे हैं कि वहाँ पर ऐसा प्रदेश है, वहाँ पर ऐसा प्रदेश है, और वहाँ पर तो इतने-इतने लंबे लोग होते हैं, और वो हज़ार-हज़ार साल की आयु जीते हैं। बट कई लोग ये भी हाइपोथेसाइज़ करते हैं, ठीक है? जैसे यंगर ड्रायस के थोड़े टाइम बाद ही वो ये बताते हैं कि महाभारत हुई थी और वो कैसे कैसे महाभारत के समय में जो मेल्स थे, ये दिखाते हैं कि जो जो वाई क्रोमोसोम था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गया था एक समय पे आके। 5 आज से
आज से शायद 5-6-7 हज़ार साल पहले की बात है, ये बताते हैं। और ये साइंटिस्ट ही हाइपोथेसाइज़ करते हैं, जो बायोकेमिस्ट हैं, वो ही हाइपोथेसाइज़ करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जो वाई क्रोमोसोम है, उसमें डिप्लीशन आया होगा इतने बड़े स्केल पर, इस एरिया में, ये साउथ एशियन एरिया में। तो ये बताते हैं कि महाभारत तब हुई होगी। तो मतलब आपका इसमें कुछ है लाइक कहना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि महाभारत में ये भी बताया गया है कि वहाँ पे लंबे लोग रहते थे, ऐसा रहता था, वैसा रहता था। मे बी शायद वो अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हो, मे बी वो जेन्युइनली महाभारत हो, बट वो काफ़ी अलग हुई हो, नॉट मैजिकल हो। होगी मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया ना। आप अगर पढ़ो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से भीष्म पर्व में आता है शायद। हम्म। उसमें आता है उसमें कि वो बता रहे हैं जो शायद विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। उनको बता रहे हैं तो वो धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि कैसे-कैसे प्रदेश हैं बाहर। वो उनका वर्णन बताते हैं। तो वो वर्णन ऐसे हैं कि वो इंसानों की बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं किसी जानवर की बात कर रहे हैं। कि ऐसे-ऐसे इस इंसान होते हैं, ऐसी सुंदर युवतियाँ होती हैं, उनका गौर वर्ण है और वो इतने लंबे होते हैं, जो चीज़ इच्छा करते हैं वो प्रकट हो जाती हैं। इस तरह की मतलब बातें वो मतलब कल्पना लोग की बातें हैं। वो रियलिटी से कहीं किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते हो आप उनको। तो अच्छा, एक जो चीज़ है, आप मेरे को बताओ कि ये क्या इच्छ है लोगों की चीज़ों को कल्पना वाले तरीके से बताने की। लेट्स से कि ये सारी चीज़ें हुई हो, लेट्स से एक बहुत बड़ी वॉर हुई हो, ठीक है, और लेट्स से कि चीज़ें नॉर्मल हो। तो उसमें ये चीज़ है कि क्यों हमें काल्पनिक तरीके से चीज़ों को बताना है, ये क्या इच्छ है? या तो रैशनल वे में या कहें कि एक फैक्चुअल वे में हम एक्सप्लेन कर दें उसको। लेकिन अगर वो हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि हम उसको फैक्चुअल वे में एक्सप्लेन कर पाएँ, तो फिर हम कहानियों का सहारा लेते हैं। और ये तो प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। जो भी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, हम उनके लिए कोई ना कोई कहानी बना लेते थे। मे बी पता है, मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर हिस्ट्री को एज इट इज़ बताया जाए, लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेगी। हिस्ट्री क्लासेस हमें कितनी बोरिंग लगती थी, बट एज सून एज उसमें कई सारी चीज़ें डाल दी जाएं, उसमें कई सारे हीरोइक कैरेक्टर डाल दिए जाएं, ठीक है, तो फिर चीज़ें बड़ी अमेजिंग सी हो जाती हैं। अगर रशियन रेवोल्यूशन में हमें 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ाया गया था, उसमें शुरू ही ऐसे होता कि स्टालिन ने 50 मिलियन लोगों को मारा। हालांकि उस बुक में हमें बताते नहीं है ये चीज़। हमें तो लगता था कि भाई अरे स्टालिन तो ठीक है, चलो यार, स्टालिन है, लेनिन है, ये सब चीज़ है, वो तो आखिर में पता चले कितने कमीने लोग हैं, ठीक है। शुरुआत में ही ये बता देते कि भैया अभी आप पढ़ रहे हो दुनिया के सबसे कमीने लोगों के बारे में, तब थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी लगता। सही हाँ, बात है। तब तब लगता कि हाँ जी, अब दुर्योधन के बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और फिर ये भी बताते कि जी ये जो लेनिन है, इसने एक और दुर्योधन को पैदा किया, माओ जेडोंग को, उसने भी कितने लोगों को मारा। तब वो लोग था अरे भैया ऐसा क्या था उसमें। पर हमें एक एक जनरल बेसिक वे में बताया जाता है, ऐसा था बोल्शेविक, मैनशेविक, फिर ये, फिर वो, फिर रेवोल्यूशन, फिर ये। मुझे लगता है उसमें मज़ा नहीं आता, शायद इसी वजह से ना, मिर्च मसाला डालना। आप चलो ठीक है, इस वजह से भी अगर हम कहें कि अगर माने कि इस वजह से ऐसी कहानियाँ रची गई होंगी, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है कि जो सच्चाई है वही गायब हो जाए वहाँ से। मतलब आपने उस कहानी को ऐसा बना दिया कि अब उसमें हम पता ही करने की हालत में नहीं है कि इसमें हम क्या सच माने और क्या कल्पना माने। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले के लोग, और ये जैसे बोला भी जाता है ज़्यादा, कि वो चाहते ही थे फिलोसॉफिकल चीज़ों को याद रखना, क्योंकि पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो काफ़ी पोएटिक तरीके से लिखी जाती थी। पहले फैक्चुअल तरीके से ये ऐसा था, ये वैसा था, ऐसे लिखा गया, अब लिखा गया, वैसे ही बताते थे हिस्ट्री को। हिस्टोरिकल टाइम्स में हिस्ट्री जो होती थी, और ये जैसे फिलोसॉफिकल तरीके से बताना, हीरोज़ जर्नी को बताना, या फिर भीष्म पितामह ने जो सैक्रिफाइसेस किए उसके बारे में बताना, तो वो शायद उनका मकसद ही ये था, फिलॉसफी समझो तुम्हें पहले क्या हुआ उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पास्ट से ही तो हम सीखते हैं ना। अगर आप पास्ट को इतिहास को ही भुला दोगे, तो फिर आप सीख कहाँ से लोगे? हाँ, अब इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे अगर कोई फिलोसॉफिकली हमें सिखाना चाहता है और वो पास्ट की कई सारी चीज़ों को ब्लर कर देता है, और तो इसका मतलब ये है कि वो जो फिलॉसफी समझ रहा है खुद, सिर्फ वो वही हमें दिखा रहा है, वो एक हमें दृश्य दिखा रहा है कि ऐसा है, ये फिलॉसफी है। हमें खुद इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करने को बता ही नहीं रहा कि जैसे हम अभी पता लगा लेते हैं कि लेनिन था, तो लेनिन कैसा था। अभी अगर कोई वहाँ पे रह रहा हो और काफ़ी ज़्यादा लाइक कम्युनिज्म में इन्वॉल्व हो और सोशलिस्ट ये सब हो और कार्ल मार्क्स को ज़्यादा पढ़ता हो, तो भैया वो तो ऐसे बताएगा कि जी लेनिन ऐसे थे, वैसे थे, वो तो स्टालिन जी, वो तो हो गया, अब क्या करे वो तो। वो तो और गॉड बना देगा उसको। हाँ, वो तो कार्ल मार्क्स तो हैं ही गॉड, उसके बाद वो उसके वो हैं क्या कहते हैं, सन ऑफ गॉड हैं। ये तो हो ही जाएगा ना।
जब हम किसी कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को ये अथॉरिटी दे देंगे कि भाई आप कहानी रचो और आगे की जनरेशन को पास करो, बजाय कि वो इंडिपेंडेंटली सबके लिए एक्सेसिबल हो, तो फिर यही होना है फिर तो। तो फिर आपके पास सच्चाई बचेगी नहीं, आपके पास पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आपके पास आ जाएँगी और उनमें आप ढूँढते रहो सच्चाई। अभी ना हम ऐसा करते हैं कि थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा वैसे हो गया है टाइम, क्योंकि ये जो थर्ड पार्ट है काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि इस पे बात हो सकती है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे रिलीजन कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं और लाइक हम ना कोई एक 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 स्पेसिफिक तरीके से किसी को नहीं बोल सकते कि वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें आप देखोगे कि ग्रेडियंट है। तो अगर आप ग्रेडियंट में रखना चाहोगे लेट्स से कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन-सा है और सबसे लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड कौन-सा है, तो उस हिसाब से आप मेरे को बताओ कि कैसे वो कितना ज़्यादा वो मॉडर्न सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेजर रिलीजन्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस्लाम सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड यस। ऑर्गेनाइज़्ड हुँ, है और इवन मतलब कहीं कि बिल्कुल आपके घर तक ऑर्गेनाइज़्ड है। लेकर हुँ, टॉप अथॉरिटी से लेके आपके घर तक उनकी पकड़ है। इतनी वो सोसाइटी हुँ। में पकड़ रखते हैं। तो जैसे लाइक आप बताओ कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड जो मेजर ऑर्गेनाइज्ड हैं, अब जो थोड़े से कम ऑर्गेनाइज्ड हैं उनसे, उनका क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे? इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि कोई भी चीज़ आप ईज़िली करा सकते हो उन लोगों से जो भी उस रिलीजन से जुड़े हुए हैं। आपको एक टॉप से एक मैसेज पास करना है और नीचे तक बहुत ईज़िली पास होता है और उनको सबको पता चल जाता है कि अब क्या करना है। ये एक हो जाता है। अब उसमें आप अच्छे काम भी करा सकते हो, आप उसमें गलत काम भी करा सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये है कि आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल फ्रीडम है, वो कहीं खत्म हो जाती है। लोग क्या सच में फ्री रहना चाहते भी हैं? मेरे ख्याल से हर इंसान फ्री रहना चाहता है। हुँ, देखा जाए तो मतलब कहीं न कहीं जो हमारी अंदर इच्छा है इस चीज़ की, वो यही है ना कि हम चाहते हैं कि भई हमें हर चीज़ को करने की आज़ादी मिले, हर चीज़ को हम कर सकें लेकिन सोच के मामले में अगर आपने उसको बचपन से ही बाँध दिया, कि तुम यहाँ तक ही सोचोगे, इसके आगे नहीं सोचना है तुमने। हाँ, ख़ास तौर पर इस चीज़ के बारे में, इस अपने फ़ेथ के बारे में, बिलीफ़ के बारे में। तो वो सोच फिर वहीं तक थम जाती है। वो फिर आगे आप उसको कितने भी रीज़निंग देते रहो, कितने भी लॉजिकल आप चीज़ें बताते रहो, लेकिन वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। जैसे अभी हमने बात की कि लोग क्या फ्री सच में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सुपरस्टिशन में ईज़िली मान जाते हैं, क्या ये फ्रीली जीने वाले लोग हैं? आप किसी से भी मनवा लो, आप किसी को भी पागल बनवा लो, ईज़िली मान जाते हैं। तो क्या जेन्युइनली ये फ्री रहना चाहते हैं? फ्री रहने के साथ-साथ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं जो हमें खुद हुँ, 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 विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो पावर ही ऐसा है कि फ्री रहना एक पावर है, बहुत बड़ी। तो लोग शायद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, तो क्या वो सच में फ्री रहना चाहते हैं? अब जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड आपने बुक पढ़ी है, उसमें ये बताया गया है कि मतलब लोगों को एक सोमा ड्रग दे दी जाती है और काफ़ी लोग उस चीज़ से खुश रहते हैं। अब वो सोमा ड्रग के लिए आप ये बोल सकते हो कि आने वाले समय में सोमा ड्रग चैट जीपीटी की वो थेरेपी बनने वाली है। लोग हर चीज़ आजकल चैट जीपीटी से शेयर करते हैं, ठीक है? और वो एक तरीके की ड्रग बन जाएगी और एज़ सून एज़ आने वाले 4-5 सालों में चैट जीपीटी को कुछ हो गया, लोग शायद बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि परेशान से हो जाएँगे कि अब मैं क्या बताऊँ? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसा क्या क्या होगा, वैसा क्या होगा, अब क्या होगा? और फिर ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा और फीमेल्स ज़्यादा करती हैं, फीमेल से भी सुनने को मिलता है काफ़ी। तो क्या सच में लोग फ्री रहना चाहते हैं? क्या सच में खुद के डिसीज़न लोग खुद लेना चाहते हैं? ये जो आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है, वाक़ई में ऐसा होता है। जब आप फ्रीडम जैसे-जैसे आप फ्री होने लगते हो और ये मैंने अपनी पूरी जर्नी में देखा है क्योंकि मैं भी बिलीवर ही था एक टाइम तक। उसके बाद धीरे-धीरे मेरी जो जर्नी है वो बढ़ती गई आगे। तो मैंने ये चीज़ फ़ील करी है कि जैसे-जैसे आप समझने लगते हो चीज़ों को कि भई ये जो चीज़ों जिनसे मेरे को एक सेफ़ होने का जो फ़ील आता था, अब वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो चीज़ें मेरे को पता चल गई उनकी सच्चाई कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो चीज़ों पे अब बिलीव करने का मेरे ऊपर कोई पॉइंट नहीं रहा और मैं छोड़ता जा रहा हूँ उनको। तो एक अंदर से डर आता है कि अब अगर कुछ हुआ तो फिर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहूँ कि किससे मैं प्रार्थना करूँगा, किससे कहूँगा कि कि मेरे को बचा लो, सेव कर लो। ये आती है और ये में भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि लोग रिलीजन को पकड़े रहते हैं कस के। क्योंकि हुँ, वो उन्हें एक सेफ्टी की फीलिंग देता है कि हाँ, कोई है और मुझे जो है अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं, कोई है जो टेक केयर कर लेगा, जो देख लेगा। हम फ्रीडम चाहते हैं, बट एक एक कंस्ट्रक्टेड फ्रीडम चाहते हैं, एक सेफ स्पेस में फ्रीडम चाहते हैं। हम जेन्युइन फ्रीडम नहीं चाहते। मे बी ऐसा है।
मतलब सबके लिए नहीं कह सकते, ज़्यादातर लोग जो है कुछ ना कुछ मतलब कहें कि एक हद तक ये चाहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ना आ जाए। अभी आप इसमें बताइए कि लेट्स से कि कौन कितनी डिल्यूजनल फ्रीडम चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फीमेल्स ज़्यादा डिल्यूजनल फ्रीडम चाहती हैं या मेल्स, आपको क्या लगता एक्चुअल में जो डेटा जो बताते हैं उसमें तो यही निकल कर आता है कि जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है डिल्यूजनल फ्रीडम वो ज़्यादा चाहती हैं? झूठ में जीना है तुमको। अब यहाँ पे ना एक और सवाल है कि जैसे ये जो एथिस्ट होते हैं, ये कितने रैशनलिस्ट होते हैं? क्या ये जेन्युइन रैशनलिस्ट होते हैं या फिर मतलब ऐसा होता है कि एक एक उनकी समझ होती है, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाना चाहते? आपको क्या लगता है कि क्या है इसका जवाब? ये एक तरह से एक जर्नी है, और इस जर्नी में ना सारे पड़ाव आते हैं। मैंने सारे पड़ावों को पार किया हुआ है, और मे भी आगे और कुछ वो भी पड़ाव हों जो कि मैं इन फ्यूचर पार करूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं पहुँच गया, पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। हुँ, एक टाइम पर जब आपको चीज़ें नई-नई समझ में आती हैं, तो एक अंदर से जोश होता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ बहुत अनोखा ज्ञान मिल गया है और बाकी जो दुनिया है वो बेवकूफ़ है। उस टाइम पर ऐसा होता है कि जो कहें कि एक ट्रोल टाइप का एक व्यक्तित्व पैदा होता है, जो कि जहाँ भी उसे कोई धार्मिक व्यक्ति दिखेगा, कोई अंधविश्वास की बात करता मिलेगा, वो पहुँच जाएगा वहाँ पर झंडा लेके एथिज़्म का, या कहें रैशनैलिटी का, कि उनको ट्रोल करने या उनको बताने कि भई तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। हुँ, ये मतलब इवॉल्व होता जाता है। एक उसमें फिर मतलब ऐसे भी हैं जो लोग जो कि अ, जिनका जो जिनकी जो जर्नी है, वो इस वजह से शुरू हुई है क्योंकि जो रिलीजन था उसने उनको कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट दिया था किसी वजह से। किसी वजह से परेशान हुए थे। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कुछ जो एक्स मुस्लिम्स हैं, सबकी बात नहीं करता, कुछ एक्स मुस्लिम्स हैं, उनकी जो जर्नी है उसमें ये है कि मे बी मतलब मदरसे में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, या मे बी किसी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गईं, और तो जब वो फ्री होते हैं वो एक तरह से बिल्कुल एंटी रिलीजन हो जाते हैं। वो उनको कहें कि एक तरह से नफ़रत हो जाती है धर्म से। हुँ, तो और वो किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं, मतलब हिंदुइज़्म में भी ऐसा होता है कि बहुत से हम देखते हैं कि जो हुँ। ऐसी कास्ट हैं जिनको कि हम उतनी इज़्ज़त नहीं देते, आज भी नहीं देते। तो उनके साथ भी ऐसा होता है कई बार कि वो भी जो उनका भी जो रैशनैलिटी है, जो एथिज़्म है, वो निकला होता है, वो गुस्से से निकला होता है कि इस धर्म ने मेरे साथ ऐसा करा है, मैं इस धर्म की तो बैंड बजा दूँगा। तो ये भी होता है, लेकिन ये है कि कोई भी रीज़न हो, वो जर्नी जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी रुक गई है वहीं पर, आप पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रह गए, तो वो ठीक है, आपका गुस्सा था, वो जायज़ भी है, लेकिन फिर आप अपने साथ अन्याय करोगे। एक जो नॉलेज की जो जर्नी है, वो आपकी आगे बढ़नी चाहिए। वो समझ जो है आपकी धीरे-धीरे इवॉल्व होनी चाहिए, बजाए कि वो एक एंगर से, और वो एक समझ की तरफ जानी चाहिए। वो अगर जा रही है तो दैट मीन्स कि आप राइट ट्रैक पर हो। जैसे हमने अभी कई सारी बातें की, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि लोगों को फ़ेथ चाहिए कि हाँ, कोई है, डिल्यूज़नल फ्रीडम, और एक है कि लोगों की आइडेंटिटी से भी जुड़ा है ये चीज़। तो आपको क्या लगता है कि अ, फ़ेथ ज़्यादा मैटर करता है लोगों के लिए या लोगों की आइडेंटिटी ज़्यादा मैटर मैटर करती है? या ये दोनों चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं? एक्चुअल में जो फेथ है ना, वो आइडेंटिटी का आपकी पार्ट बन जाता है। आप उसके थ्रू उससे ही खुद को जोड़कर देखने लगते हो। तो इसी वजह से जब कोई फेथ पर क्वेश्चन करता है, तो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। कई बार लोग ऐसे सवाल करते हैं, बड़े मासूम सवाल होते हैं। वो कहते हैं कि भई अगर चलो ठीक है मैं एथिस्ट बन गया, तो फिर मेरा जो अंतिम संस्कार है वो कैसे होगा? ओह! आप ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी आइडेंटिटी से इतना जुड़ा है कि उनको स्ट्रक्चर्स चाहिए। उनको एथिज़्म में भी स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर चाहिए। उनको ये बताओ कि अच्छा ठीक है, आपने रिलीजन छोड़ दिया, अब आपका अंतिम संस्कार इस तरह से होगा। आपको लिटाने के बजाय आपको खड़े होके दफनाया जाएगा। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। अभी जैसे मतलब इससे ये चीज़ निकल के आती है कि जैसे रिलीजन का या इन सब चीज़ों का लोगों की ज़िंदगी पर, फेथ और आइडेंटिटी, ये सब चीज़ों का लोगों की ज़िंदगी पर कितना कंट्रोल रहना चाहिए? रहना चाहिए कितना? क्योंकि ये जो सवाल है ना, लाइक कि कितना रहना चाहिए, वो एक काफ़ी ऐसा है कि अ, सबके अपने-अपने डिज़ायर हैं, सबको अपना-अपनी डिल्यूज़नल सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे ना एक एक वर्ल्डली यूटिलिटी का सवाल है कि किस तरफ हम जा रहे हैं हमें नहीं पता। यूटिलिटी स्पेसिफिकली क्या है? हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है, टाइप 2 बनना है, और 2 के बाद अगर हम 3 बन जाएँ तो उस दिन करेंगे, अरे! भैया इतने आगे क्यों आ गए? हम तो मरने वाले हैं। वापस चलो, पीछे चलो, पास्ट में चलो। जो भी है, तो उसके बाद हम ये सोचेंगे नहीं, अब ना 2 पे आके मैट्रियोशका ब्रेन बना लेते हैं और हम डिल्यूज़नल रियलिटी में ही जीते हैं। हुँ, आप समझ रहे हो? जैसे मैट्रियोशका ब्रेन होता है ना कि वो सन के आसपास एक स्ट्रक्चर है, डायसन स्फीयर, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और फिर उसके बाद मैट्रियोशका ब्रेन है, वो
लोगों की ज़िंदगी को सिमुलेट कर रहा है और हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं वहाँ पे। वी आर जस्ट स्टेइंग अलाइव। सो ये जो यूटिलिटी वाला क्वेश्चन है कि किस तरफ सही है जाना, ठीक है, तो उस हिसाब से कितना कंट्रोल होना चाहिए रिलीजन, ये फेथ का, आइडेंटिटी का। ओके, तो रिलीजन की जो यूटिलिटी है वो तो मुझे लगता है कि वो रहेगी, थी, है और इन फ्यूचर भी रहेगी। क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें आप कहो कि कभी ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा समाज या कहें कि मोस्ट ऑफ द समाज जो है वो हमारा रैशनल हो जाए और वो उसको रिलीजन की ज़रूरत ना महसूस हो, ऐसा होने वाला नहीं है, ये होने वाली चीज़ नहीं है। हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे खासे लोग ऐसे पोर्शन में रहेंगे जो कि जिनको कि रिलीजन की ज़रूरत रहेगी, जिनको कि फिलोसफीज़ की ज़रूरत रहेगी, जिनको स्टोरीज़ की ज़रूरत रहेगी, रहेंगे ऐसे लोग और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब सही चीज़ ये है कि उनको हम एक बेटर स्टोरी दे पाएँ, एक बेटर फिलॉसफी दे पाएँ। ये ज़िम्मेदारी है हमारे कंधों के ऊपर कि क्योंकि वो हम चाहते हैं कि वो समाज का हिस्सा रहें, लेकिन ऐसा हिस्सा रहें जिससे कि एक समाज हम प्रोग्रेसिव वे में हम समाज को आगे ले जा सकें। ना कि वो समाज जाके उसमें समस्याएँ पैदा हों। जैसे कि आज हम देखते हैं रिलिजन्स की वज़ह से बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं, तो वो समस्याएँ उन समस्याओं से हम बचना चाहेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम क्यों नहीं हम नई स्टोरीज़ बना सकते? हम हमें क्यों लगातार पुरानी स्टोरीज़ पे ही रिलाई करना है? ये एक चीज़ है मुझे लगता है कि और ये ऐसा किया जा सकता है, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरफ भी बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि रिलीजन को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे पता है किसके बारे में बात कर रहे हो आप। उसके ज़रिए हाँ, समझ गया मैं, समझ गया। हाँ। तो वो भी एक तरीका है भाई ठीक है ना, आप कोई है बंदा उसको खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। आप अब उसके सारे खिलौने हाँ, सारे खिलौने आप छीन के ले जाओ उसको, अब बोले अब तू रोता रहे यहाँ पे बैठा हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, इतना इतना भी क्रूर नहीं होना चाहिए किसी के लिए। हाँ, ये है कि हम अ, दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बना सकें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, वो कैसे भी बने। अगर लोगों को कहानियाँ सुनाकर हम उनसे कुछ अच्छा करवा सकते हैं, उनको कुछ बेटर फिलॉसफीज़ देकर उनको हम एक बेटर ह्यूमन बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना तो चाहिए। मे बी जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक ही है? मैं गलत नहीं कहता, लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ जो एक प्रॉपर एक रैशनल अप्रोच है, वो भी सामने रखनी ज़रूरी है साथ के साथ। हम इसलिए ऐसा नहीं कि हम चुप हो जाएँ और कहें कि अच्छा ठीक है, वो कर रहे हैं, तो अब हम चुप होके बैठ जाते हैं। अलग-अलग अप्रोचेज़ हैं, अलग-अलग तरीके हैं एक ही चीज़ तक पहुँचने के लिए और हर तरीके की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोग एक जैसे नहीं है ना, लोग भी अलग-अलग तरह के हैं। तो हर जैसी रिक्वायरमेंट है, उस तरह का सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए। जो लोग कुछ लोग हैं जो कि एक कहें कि समझ के एक निचले स्तर पर हैं, उनके लिए कुछ एक अलग चीज़ है, कुछ थोड़े बेटर स्तर पे हैं, उनके लिए अलग चीज़ है, कुछ और बेहतर स्तर पर हैं, तो उनके लिए एक अलग चीज़ है। सबके बारे में बात होनी चाहिए और ये एक मुझे लगता है कि ये कमी है हमारे जो कहें कि भारतीय परंपराएँ या जो इंडियन फिलॉसफीज़ हैं, उनकी एक समस्या ये रही है कि वो लगातार उनको पास्ट का वैलिडेशन चाहिए। पास्ट का आपने आपने बोला पास्ट का वैलिडेशन, इसका मतलब क्या है? थोड़ा बताएँगे? इसका मतलब ये है कि आप देखो कि अगर हिंदुइज़्म की बात की जाए तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ोगे तो उनकी फिलॉसफीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं और उनमें एक बड़े विजिबल डिफरेंसेस हैं, जिनको कि आप कह सकते हो और वो किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि भई ये एक ही धर्म का अंग हो सकते हैं। लेकिन वो सभी अंग माने जाते हैं क्योंकि वो सभी जो हैं वेदों को प्रमाण मानते हैं। वो सभी पास्ट का वैलिडेशन ले रहे हैं ना मतलब वहाँ का कि भई हम वेदों का प्रमाण मान रहे हैं, वेदों की परंपरा से आ रहे हैं। और उसका मे बी शायद रीज़न ये रहा हो कि जिन लोगों ने वैलिडेशन वो नहीं लिया, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने की कोशिश करी, वो उनके विचार सर्वाइव नहीं करे। हुँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों को सुनना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो एश्योर हों कि हाँ, ये चीज़ें मुझे गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएँगी। ये चीज़ एक पुराना परखा हुआ रास्ता है और कोई नई चीज़ नहीं है जो कि पता चला मुझे कहीं भटका दे। इसका रीज़न क्या है? मतलब मेरे दिमाग में है एक रीज़न, बट आप ये बताओ कि क्यों चाहिए पास्ट का वैलिडेशन? मतलब वो लोग जो एनिमिज़्म करते थे, ये सब करते थे और आज हम कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, पास्ट का वैलिडेशन क्यों चाहिए भाई? वो इसीलिए चाहिए क्योंकि वो एक पुरानी चीज़ है, इतने समय से लोग मानते हुए आ रहे हैं। एक वो भीड़ की साइकोलॉजी है ना, कि अगर कोई एक भीड़ है जो कि किसी चीज़ हाँ, बैंडवैगन। उसको फ़ॉलो कर रही है तो दैट मीन्स कि वो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो करेक्ट हों और हम कोई नई चीज़ ट्राई करें और हम कहीं फँस जाएँ। तो रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। भीड़ का ही हिस्सा बनकर लोग सेफ फ़ील करते हैं। और मे बी ये भी हो सकता है कि लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पास्ट का वैलिडेशन चाहते हैं। लाइक मुझे लगता है कि ये जो रिलीजन ये सब हैं, ये एक रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क पर चलते हैं कि लाइक पहले जो भी हुआ उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता था, वो पुराने लोग हैं, पुराने लोग, वो हमारे बड़े थे और उनको ज़्यादा पता था। मे बी बड़े थे और उनको ज़्यादा नहीं पता था, मे बी। तो ये रिस्पेक्ट की फेटिश क्या है ये? मतलब
फेटिश ही बोलेंगे इसको क्योंकि इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं। हाँ, ये है ही। ये कहीं कि वो मतलब ये मानना नहीं चाहते कि जो उनके पुरखे थे, वो उनसे किसी तरह से कमतर हो सकते हैं। उनको लगता था कि जो हमारे पुरखों ने जो करा वो एक मैं कहीं कि एक काइंड ऑफ प्राइड है जो कि हम कैरी कर रहे हैं लगातार, कि भाई जो हमारी परंपरा है, जो हमारा पुरखे थे, वो दुनिया में बेस्ट थे। आपको लगता है कि लेट्स से कि आज की जो दुनिया है उसमें लोगों ने वेदों से इतना अचीव नहीं किया जितना एक प्रिंकपी ऑफ मैथमेटिक्स से किया है, न्यूटन की बुक से। वही है। अब ना अब यहाँ पे जैसे एक और सवाल आ जाता है जो मैंने पहले किया था कि लेट्स से कि हमने एक एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो डिस्कवर कर लिया और वो फिर हमें कंट्रोल कर लेता है ये सब चीज़। तो उससे हम कहेंगे अरे जी हमको तो वापस जाना है, हमें तो पीछे चलना है, हमें तो ओल्ड वेज पे जाना होगा, और ओल्ड वेज में फिर जाएंगे तो फिर वही इन्हीं चीज़ों की फिर इज्जत करने लगेंगे। ये जो वेद है ऐसे करते थे वैसे करते थे, एनिमिज्म ये वो, वी नीड टू बिकम चुतिया अगेन ऐसा कुछ। तो आपको क्या लगता है कि लाइक कि क्या ये रास्ता सही है रैशनैलिटी का? क्योंकि आप देखो ना कि इसी की वजह से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं हमारी दुनिया के अंदर। अगर हम देखें पास्ट में 1940 के आसपास का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, तो बताता है कि जो एवरेज एज थी इंडिया के अंदर वो 40 ईयर्स थी। और जो बच्चे जो थे 1000 बच्चों में से पता नहीं कितने 200 के आसपास, आई थिंक आंकड़ा पता नहीं 200-300 के आसपास वो मर जाते थे 1000 में से। तो ये फिगर्स थी। और आज आप देखो कि ये जो तरक्की है, आज हम इतने कहीं कि इतनी ईजी हो गई लाइफ हमारी। तो उसमें कहीं न कहीं साइंस का, और साइंस की बात करें तो कहें कि एक जो नॉलेज है जो कि हमने एक रैशनल अप्रोच के थ्रू गेन की है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो योगदान है, इसके कुछ हो सकते हैं ऐसे भी इफ़ेक्ट हैं जो कि हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन चीज़ों का भी इलाज ये थोड़ी है कि हम वापस से जाकर पत्तियाँ-वत्तियाँ लपेट कर जंगलों में रहना शुरू कर दें। ये तो नहीं है ना। हम इसका सॉल्यूशन निकालें कि भई ये जो समस्या पैदा हुई है इस वजह से हुई है और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच पर काम करना चाहिए। मेबी इन फ्यूचर हम जाएँ और हम कुछ ऐसा पैदा कर लें जिसकी वजह से हमारे साथ कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, तो बट उसका फिर कोई हल हम ढूँढ सकते हैं। पीछे लौट कर जाना तो मुझे लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे एक आंसर ये निकल के आता है कि ह्यूमंस की एक एक स्पेसिफिक सेल्फ सेंटर्ड यूटिलिटी है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे, हम स्पीशीज को सेव करने के बारे में सोचेंगे जिस भी तरीके से, तो वो सही है। कभी ऐसा समय आ गया कि जब स्पीशीज को सेव करना हो और दूसरी तरफ हमें उसके लिए स्पीशीज को खत्म करना पड़ेगा, हमें स्पीशीज का मेजोरिटी हिस्सा खत्म करना पड़ेगा टू सेव द स्पीशीज। मतलब हमें कुछ लोगों को बचाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वो जो एक ये ट्रॉली पैराडॉक्स है ना कि 5 लोगों को बचाना है एक बंदे को, हुँ। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है? एक बंदे को बचाया तो स्पीशीज बच जाएगी, 5 लोगों को बचाया तो पूरी स्पीशीज खराब हो जाएगी आने वाले समय में, लेट्स से कि 200-300 सालों में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी अकॉर्डिंग टू रैशनैलिटी एंड साइंस? ये इस तरह के जो मोरल डिलेमा है ना, ये पहले नहीं है, हमने पहले भी फेस करे हैं और लगातार इन चीज़ों का सॉल्यूशन ऐसे निकल कर आता है। जैसे आप बता रहे हो कि ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए, तो अब क्या होगा? एक चर्चा शुरू होगी, एक डिबेट शुरू होगी समाज के अंदर कि भई अगर हमने ऐसे ही सबको साथ में लेकर चलते रहे, सबको बचाने की कोशिश करते रहे, तो एक दिन सभी सभी खत्म हो जाएँगे। कुछ भी कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर हमें उसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उस पर चर्चाएँ शुरू होंगी, डिबेट शुरू होंगी और धीरे-धीरे ये जो मोरल डिलेमा है, ये मेल्ट होने लगेगा और यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल कर आने लगेगा। लोग बहुत सारे, जो एक मेजॉरिटी है वो इस पर एग्री कर जाएगी, भाई ठीक है, इस स्पेशी ये बची रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भई आगे भी हमारी स्पेशी रहे, बजाए कि पूरी हम वाइप ऑफ हो जाएँ। तो हो सकता है कि एक मेजॉरिटी इस बारे में डिसीज़न बना ले कि भई ठीक है, बाकी लोगों को हम कुछ लोगों को मतलब खत्म कर देते हैं। ये जो सवाल है, इसका जवाब क्या रिलीजन दे सकते हैं? किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना? ये सारे जो जवाब हैं, ये सारे जवाब जो हैं हमारी ही कहें कि जो बातचीत होती है एक-दूसरे से, कहें कि एक एक सोशल जो परिचर्चा है, हमारी सामाजिक जो परिचर्चा है, उससे ही निकल कर आते हैं सारे सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन कभी रीजन से निकल कर नहीं आया। हाँ, हम करते ये हैं कि उन सॉल्यूशंस को हम एक किताब में लिख देते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये किताब गॉड ने भेजी है और इसको फॉलो करना। हुँ, हुँ। आज आप देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पास्ट में जिनको टैबू माना जाता था। होमोसेक्सुअलिटी है, कितना बड़ा टैबू थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है समाज के अंदर वो एक्सेप्ट हो रही है ना।
और जो है धीरे-धीरे और भी चीज़ें, और जैसे कि वो थी अ, स्लेव जो बना के रखते थे लोगों को, एक कहें कि गुलामी की जो परंपरा थी, उनको ठीक ही माना जाता था। और उसमें तो मतलब कई रिलीजन के अंदर तो पूरे कोड्स भी हैं कि उनको गुलामों को कैसे रखना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। दैट मीन्स कि वो एक्सेप्टेड था ना। अब आप कहो कि भाई मैंने किसी इंसान को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, भले ही किसी रिलीजन के हो आप, आपको बुरा ही माना जाएगा, यार अब ये आदमी गलत काम कर रहा है। तो एक चीज़ जो कि तब टैबू नहीं थी, आज टैबू हो गई। एक टाइम था जबकि जो राजा थे 100-100 पत्नियाँ रखते थे। अब आज कोई आदमी 100 पत्नी रखे तो वो टैबू हो जाएगा। दो भी नहीं रख सकते। हाँ, 2 भी नहीं रखा। अब तो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मेंटली भी। हाँ, सही बात। अ, तो चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, और ऐसे ही बदलती हैं। हम बात करते हैं उसके ऊपर, समाज जो है उन पर चर्चा करता है। वो डिबेट्स चलती हैं, चाहे वो कहीं गली के नुक्कड़ पे चलें, पान के खोखों पे चलें, चाहे टीवी पर चलें, चाहे पत्रिकाओं में चलें, वो ऐसे ही चलती हैं। और धीरे-धीरे एक समाज का एक बड़ा वर्ग जो होता है वो एग्री हो जाता है कि यार ये चीज़ करना ठीक है और ये चीज़ करना गलत है। तब वो एक कहें कि एक मोरल रूल बन जाता है, और ऐसी चीज़ें बढ़ती रहती हैं आगे। अब मेरा मेरा वो जो एक बोनस सवाल है आपके लिए, ठीक है, जो कि मैंने भी अपने आप से पूछा था एक समय पे, और मुझे लगता है कि उस वजह से मेरा रैशनैलिटी की तरफ, मैं रैशनैलिटी को भी एक तरीके से ना एक स्केप्टिकल वे में देखने लग गया। अब वो आता है, वो ये है, मैंने फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक बुक पढ़ी है, ब्रदर कैरामेज़ोव। अब उसमें ना एक बात है जो ये लिखी गई है कि जो रैशनलिस्ट होता है ना, हम बोलते हैं कि वो ब्लाइंड फेथ नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। रैशनलिस्ट ब्लाइंड फेथ पर ही चलता है। वो अपने सेंसेस को गलत मान लेगा अगर उसको कोई नेचर ऑफ रियलिटी ऐसी मिल गई जिसको दोहराया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको बार बार ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो अपनी आंखों को झूठा मानकर, अपने सेंसेस को झूठा मानकर, अपने 12 सेंसेस को झूठा मानकर वो उस रियलिटी को सच्चा मानेगा। ये तो ब्लाइंड फेथ से शुरू हो रही है पूरी रैशनैलिटी। अगर ब्लाइंड फेथ को लिटरल सेंस में लेना है कि आँखों से जो दिख रहा है उस पर नहीं मानूँगा, जो एपरेटस बताएँगे उस पर मानूँगा, तब तो कह सकते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल है कि किसी का व्यक्तिगत अनुभव ज़्यादा सच होता है, या फिर एक ऐसी रियलिटी, मतलब ऐसा परसेप्शन जो कि जिसको रिपीट किया जाता है, जिसको कि बार-बार हम चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा रियल है। तो ये बात तो ठीक है कि जो हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव होता है, हम किसी चीज़ को जो पर्सनली जो जिस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, उसमें फ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं। ये बात तो हाँ। प्रूवन है। मतलब आप देखो कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया और भी बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिनको कि एक्चुअल में कुछ चीज़ें दिखती हैं, जो कि एक्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो तो उसके लिए तो वो चीज़ रियल है ना, वो तो देख रहा है कि यार मेरे को तो वो उधर कोई भूतनी खड़ी हुई दिख रही है मेरे को। हम्म। वो तो उसको अब उसको अगर हम सच मान के चलेंगे, तो फिर हम तो कहीं भटक ही जाएँगे, फिर तो इसीलिए साइंस कहता है कि, और दूसरी एक चीज़ और है कि हमारे अंदर बायसेस हैं बहुत तरह के। हम उन बायसेस से घिरे हुए हैं, और जो साइंस का जो तरीका है, वो तरीका ही ये है कि अपने बायसेस से फ्री होकर मैं कैसे सच्चाई को जान सकता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, साइंस उसको पाना चाहता है, उसको पकड़ कर चलता है। सब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो, मतलब उसमें वो आपको ट्रिक कर सकती है इज़िली, और उसको चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है आपके पास में। भाई कोई सब्जेक्टिवली किसको कैसा फ़ील हो रहा है अंदर से, तो उसको आप कैसे पता करोगे? कोई तरीका नहीं है आपके पास में, उसको कन्फर्म करने का। तो इसीलिए जो है साइंटिस्ट की कोशिश ये रहती है कि जितने भी हमारे अंदर के बायसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको दरकिनार करके जो चीज़ निकल कर आएगी, वो प्योर ट्रुथ होगा। अब यहाँ पे जैसे आपने बोला और व्यूअर्स ने भी सुना कि बायसेस को दरकिनार करना, ये होता है रैशनैलिटी का मेन गोल। ये चलता ही इस बेसिस पर है कि जो चीज़ सच मानी जा सकती है और कई बार दोहराई जा सकती है, वही सच है। एक 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 ये बायस लेकर चल रहा है। मे भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ढूंढी जा सकती। अब जैसे आपने रेडियो एक्टिव डिके के बारे में सुना होगा, तो रेडियो एक्टिव डिके में हाफ लाइफ तो हम पता लगा लेते हैं, बट हम ये चीज़ पता नहीं लगा पाते कि कौन सा एटम कितनी देर में निकलेगा। लाइक मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक एक पैटर्न नहीं ढूंढ सकते। हम मोमेंटम ढूंढ सकते हैं, हम पोजीशन नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पता ही नहीं लगा सकते, और जो बड़ी ही रैंडम तरीके से हो रही हैं, पता नहीं लगा सकते, या हम अभी पता नहीं लगा पा रहे। हाँ, अभी पता नहीं लगा पा रहे, बट हम एक, आप ये समझो कि साइंटिस्ट भी एक बायस के साथ नहीं चल रहे कि जो बार बार चीज़ें दोहराई जा सकती हैं वही सच है। एक सच को देखने का एक, जैसे आप बोलते हो कि जैसे ज़्यादातर लोग
सच को देखने का उनका एक वो होता है, नज़रिया होता है, एक डिल्यूजन होता है, एक पर्दा होता है कि एक पिक फेंस होता है कि इधर से देखूंगा इतना दिख रहा है वही सच है। मे बी साइंटिस्ट और रैशनलिस्ट भी ऐसे देखते हैं, इधर से देख रहा हूं इतना देख रहा है ये सच है। हुँ। ये होता है और ये इल्ज़ाम काफ़ी लगाया जाता है कि जो साइंस है वो नेचुरलिज़्म या मटेरियलिज़्म की जो असम्पशन है उस पर काम करता है, कि जो कुछ भी यहाँ पर मटेरियल है या जो कुछ नेचर के अंदर है, वही सच है, उसके परे कोई सच्चाई नहीं है। ये वो मान कर चलते हैं। लेकिन ऐसा उनके मानने की एक वजह है, वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने ये चीज़ रिपीटेडली ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने पास्ट में बहुत बार ट्राई करके देखी है और टेस्टेड है कि भई जो चीज़ हमने ये मानकर चेक करना शुरू करा, ये मानकर जाँचना शुरू करा कि भई इसका रीज़न हमें नेचर के अंदर ही मिलेगा, इसका कोई नेचुरल कॉज़ ही होना चाहिए, तो हम सच तक पहुँच गए। बट यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि हम एक ह्यूमन यूटिलिटी सर्व कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है और लोगों से भी ये सवाल है कि जो साइंस का जो ये कहना है ना कि हम सारे बायसेस को तोड़कर दुनिया को समझ रहे हैं, वो भी तो बायसेस रखकर ही दुनिया को समझ रहे हैं ना। मतलब सारे बायसेस वो नहीं तोड़ रहे। साइंस कहता है या कोई भी रैशनल पर्सन यही कहेगा कि ठीक है भई मैं इस तरीके से चीज़ों को टेस्ट करता हूँ, इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ और मैंने देखो ये सारी अचीवमेंट है, मैंने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया इस तरीके से। अब सामने से आके एक आदमी कहता है कि भई तुम्हारा यही तरीका सच है, तुम हो सकता है ये तरीका तुम्हारी एक बायसनेस है और तुम इसी चश्मे से दुनिया को देखना चाहते हो। इस वजह से तुम्हें जो अदर रियलिटीज़ हैं वो तुम्हें नहीं दिख रही। तो मैं कहूँगा भैया एक काम कर अपना चश्मा मेरे को दे दे। मैं देख लेता हूँ कि उस चश्मे से कितना दिखता है, उस चश्मे से मेरे को कितनी रियलिटी मिलती है। अब वो बंदा चश्मा देता नहीं है, वो बहाने बनाता है कि नहीं, नहीं इस चश्मे के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो कहें कि साइंस कोई एक वो नहीं है कहें कि एक रिलीजन टाइप का नहीं है, जो कि ये मानकर बैठ गया कि बस यही एक चश्मा है, इस चश्मे के अलावा कोई चश्मा नहीं है। वो तो ओपन है। आपके पास अगर कोई बेहतर मेथड है इस दुनिया को समझने का, वेलकम है आपका। आओ प्लीज़ अंदर आओ, हमें बताओ, समझाओ कैसे समझें हम इस दुनिया को। हम्म। अगर आपके पास ये है कि हम बायसनेस से देख रहे हैं, हमारी जो रियलिटी है, देखने का तरीका है कि बार बार चीज़ें दोहराई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार नहीं दोहराई जा सकती, हम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बट वो समहाउ कैसे भी तो आप उसको ये करोगे ना कि हम उसको समझे कि हाँ यार वाक़ई में ये चीज़ है। मतलब कोई तो एक ऐसा मेथड होगा, चलो वो रिपीटेड नहीं है, वो एक बार ही हो रहा है। बट कुछ तो आप ऐसा मेथड डेवलप करो ना जिसकी वजह से हम श्योर हो सके कि हाँ यार ये चीज़ वाक़ई में सच है। इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम्म। हमें तो हम हर चीज़ को समझना चाहते हैं। कोई भी अगर किसी के पास भी ऐसा तरीका है कि जो कि साइंटिफिक मेथड से बेटर रिजल्ट दे सकता है, उसकी वजह से हम कुछ ज़्यादा समझ सकते हैं, तो भई आए ना, वो वेलकम है उसका, समझाए लोगों को। और कोई भी नहीं कहता कोई भी साइंटिस्ट नहीं कहता कि भई जो हमने इस साइंटिफिक मेथड के थ्रू खोजा है वही अल्टीमेट ट्रुथ है। वो तो ये तक भी नहीं कहते कि हमने जो कुछ अभी तक जाना है उसमें जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेट ट्रुथ है। वो तो कहते हैं कि भई ये एक सतत खोज है, एक लगातार खोज है, हम लगातार एक चल रहे हैं। और मे बी अल्टीमेट ट्रुथ कुछ और हो, बिल्कुल अलग हो। वो तो इस चीज़ को भी नहीं कहते। हम्म। ये एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ है और लाइक मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए वैसे कि लोग ये भूल जाते हैं कि मतलब साइंस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और मतलब वो हमेशा इस चीज़ पे लगे रहते हैं कि लाइक कि आपको नहीं पता, आपको इतना नहीं पता, आपने इतना सॉल्व नहीं किया, हम सॉल्व करते रहेंगे। ये है साइंस, हम कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसको आप ऐसे समझो कि एक जो दुनिया है, इसको एक पज़ल की तरह मानो कि एक बहुत बड़ी पज़ल है, जिसके कि साइंस ने कुछ हिस्से सॉल्व कर लिए हैं, कुछ अलग-अलग हिस्से सॉल्व कर लिए हैं और उसके थ्रू उसने कुछ बताया है कि भई इस हिस्से से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये दुनिया शायद इस तरह से है, ये दुनिया शायद इस तरह से है। पूरी पज़ल उसने सॉल्व नहीं करी और ना उसने क्लेम किया है कि उसने पूरी पज़ल सॉल्व कर ली है। तो और कुछ लोग हैं जो कि अल्टीमेट रियलिटी का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरी पज़ल सॉल्व कर ली है। लेकिन वो कुछ बता नहीं पाते। वो बाद में लेकर आते हैं पुलिस की तरह जो है जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में पुलिस बाद में पहुँचती है ना, वो साइंटिफिक डिस्कवरी होने के बाद में वो पहुँचते हैं और फिर कहते हैं ये देखो हमारी बुक में ये पहले से लिखा हुआ है। एक इसका एग्जांपल दोगे इसका? मेरे दिमाग में आ नहीं रहा वैसे, बट अगर आपको पता हो तो देना, इसका एग्जांपल डाल दूंगा। बहुत सारे हैं जैसे कि बिग बैंग है, बिग बैंग थ्योरी हाँ, बिग बैंग। जब तक नहीं थी तब तक कोई नहीं बोल रहा था, जैसे ही कि हुई तो फिर वो किताबों से निकाल कर आ गए, देखो कि ये तो हमारी किताबों में पहले से लिखा। तो अभी अभी ये जो रिलीजियस लोग हैं, ये बाद में निकाल लेते हैं, मेक सेंस कर लेते हैं, ये पहले ही निकाल ले और हमें बता दें।
तो हम खुश हो जाएंगे थोड़ा भाई। भाई पहले से बता दो और पूरी उसकी वो भी बताओ कि लॉजिकल स्टेप्स भी बताओ कि कैसे पहुंचे आप इस कंक्लूजन तक। ऐसे ऐसे भी हैं जो कि पहले से दावे कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं पहले से, लेकिन उनके पास वो लॉजिकल स्टेप्स नहीं है। हाँ, वैसे कौन है ये जो बताते हैं, क्या बताते हैं एक आजकल हैं ये? आचार्य जी जो कि कहते हैं कि जिन्होंने कि वैदिक रश्मि ऑफ यूनिवर्स दी है, वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स दी है, जिसमें उन्होंने बताया अरे कि वाह। किस तरह से ये यूनिवर्स एक्चुअल में बना अरे, बना है। ओ, क्या नाम है? ग्रंथ का नाम है वेद विज्ञान आलोक। अब लेकिन उसके अंदर कमाल की बात है, उसके अंदर मैथ नहीं है। आप साइंस की बात कर रहे हो और आपके पास मैथ नहीं है, फिर क्या करें हम उस ग्रंथ का? हाँ। फिलोसफी है, फिर तो फिलोसफी बची ना, जब मैथ ही नहीं है तो फिर क्या बचा? हाँ, फिलॉसफी है। ये है। आपको पता है फैराडे ने मैग्नेटिज्म डिस्कवर कर लिया था, उसको प्रूव भी कर दिया था, बट स्टिल लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसको मैथ्स नहीं आती थी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उनकी मदद की, तो वो कुछ कर पाए, मतलब कुछ क्या कर पाए, उनकी थ्योरी की उनकी ऑब्जर्वेशंस जो यूज़ करी जा सकती है उन्होंने मोटर बना दी, तब भी लोग उनको ऐसा समझ रहे थे अबे चल साइड हो, कुछ भी कर रहा है। वो तो मैथ्स जब उन्होंने बताई कि इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उनको ये पेपर्स भेजे रॉयल सोसाइटी में, तब लोग उनकी इज्जत करने लगे। अरे ये बुढ़ा तो सही बोल रहा था, और वो बुढ़ा पागल हो गया ये करते करते, अरे मेरा क्या होगा। जनरली वो पागल हो गए थे, वो मतलब थोड़े से रिटार्डेड से हो गए थे जेम्स क्लार्क, वो माइकल फैराडे। हाँ लेकिन फिर भी ये है ना कि अगर आप कोई साइंटिफिक थ्योरी दे रहे हो तो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए ना कि आपकी जो थ्योरी है वो जो भी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं उनसे किसी तरह से क्योंकि कहीं की एक तो या तो ऑब्जर्वेशन आपके पास ऐसी हो कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बता पाओ कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी जो है ये ऑब्जर्वेशन है, उसके थ्रू ये ऐसे करके ये चीज़ निकल कर आती है। तो मेरे ख्याल से फेराडे के पास ऑब्जर्वेशन तो थी ही, भले वो उसको मैथमेटिकल टर्म्स में ना डिफाइन कर पा रहे हो। ऑब्जर्वेशन तो थी उनके पास कि भाई अगर मैग्नेट को यहाँ पर लगाता हूँ तो इसका जो मैं इसमें इस तरह का इफेक्ट देखता हूँ, वो सारी चीज़ें तो थी उनके पास। लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन का मेथड भी नहीं है, वो जस्ट वेदों से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और तो भाई जैसे अभी हम पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका इस कॉन्वर्सेशन पे क्या कहना है और लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, लाइक इस टॉपिक पर? मेरा कहना यह है लोगों को कि चीज़ों को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने जो बाइसेस हैं उनको दरकिनार करना पड़ता है। अगर इस दुनिया को समझने में वाकई में आपका इंटरेस्ट है तो उसकी बात है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही काम चलाऊ तरीके से जीना चाहते हो ज़िंदगी को, तो आपकी चॉइस है, आप जी सकते हो, उसमें भी जी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बढ़िया से जी के जाओगे, बहुत सारे लोग जी कर भी जाते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा मन है कि आप वाक़ई में दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो और चाहते हो कि आप कुछ बेहतर योगदान दे सको इस दुनिया के अंदर, तो उसके लिए अपने जो बाइसेस हैं, उनसे कितना फ्री हो सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अ, समझना पड़ेगा, अलग-अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को पकड़ कर आप चलोगे तो आप कभी सच तक नहीं पहुँच पाओगे। डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं जिन्होंने डिफरेंट फिलॉसफर्स हैं, डिफरेंट स्टोरी टेलर्स हैं, उन सबको पढ़ो आप और उसके बाद में अपना कोई वर्ल्ड व्यू डेवलप करो आप। अगर आपको लगता है कि कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग को क्या होता है कि बचपन में आपको जो रिलीजन पकड़ा दिया गया, जो आपने विचारधारा, जो आपने थॉट्स पकड़ लिए, उन्हीं को आप लेके आगे चलते रहते हो, उन्हीं को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हो। उन पर क्वेश्चन करके देखो ना, क्वेश्चन करने में क्या डर है? क्वेश्चन करोगे तो अगर वो सही हुआ तो ठीक है, हो सकता है आप ठीक है सही चीज़ के साथ हो, और अगर गलत हुआ तो हो सकता है कि आपको एक नई चीज़ जानने को मिले। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों में डरना नहीं चाहिए। इन चीज़ों में जो ये जो पूरा जो पॉडकास्ट है ना, इसका अगर आप निष्कर्ष निकालोगे तो यही निकल कर आएगा। अगर आप इसको पूरा आपने समझा होगा तो इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि अ, किसी भी चीज़ पर सवाल करने में डरना नहीं है। आप चीज़ों को खुलकर क्वेश्चन करो और वही जो चीज़ है एक सही अप्रोच की तरफ आपको लेकर जाएगी। मुझे लगता है कि हमने जो अभी तक जाना वो शायद दो सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंसेस में डिफाइन हो सकता है कि रैशनैलिटी यील्ड्स फ्रीडम एंड फ्रीडम यील्ड्स यूटिलिटी, अल्टीमेट यूटिलिटी। वो फ्रीडम आपको बहुत भारी पड़ेगी कभी, बट वो आपको जेन्युइन यूटिलिटी की तरफ ले जाएगी। बढ़िया, बहुत अच्छा समराइज़ किया हाँ, मेरी मेरी कुंडली में केतु और शनि है ना। आपने। और मेरे वो करियर के हाउस में जुपिटर भी बैठा है। राइट। मेरे ऊपर तो गुरु की दशा चल रही है। दोस्तों अब इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये पहला एफर्ट मेरा पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और
जो भी आपको लगता है इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आप कमेंट करें। और भी ऐसी कॉन्वर्सेशन देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं और किस क्रिएटर के साथ देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी आखिर में ये बोलूँगा कि जाके अर्पित भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हो। और ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को भी कर लो।